हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमित अरोरा क्लासेज। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी फैमिली में सभी लोग स्वस्थ होंगे। यहाँ पर मैं भी एकदम बहुत मजे में हूँ, बढ़िया से हूँ। हम लोग आज का डिस्कशन शुरू करने वाले हैं। आज एफएम इको रेगुलर बैच का इंट्रोडक्शन लेक्चर है, जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे कि किस तरीके से हमारी क्लासेज चलेंगी, आखिर इस सब्जेक्ट के अंदर क्या है, कुछ उसके बेसिक्स समझेंगे। और हम जो क्लास में नोट्स बनाएंगे, जो बुक्स होंगी, पढ़ने का पैटर्न क्या रहेगा, ये सब डिस्कशन आज हम करने वाले हैं, जो बहुत लाइट डिस्कशन रहने वाला है। तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे सिलेबस के लिए कि हमारा पूरा सिलेबस किस तरीके से चलेगा। आप लोग ऑब्वियसली जब क्लास लेने बैठे हैं तो नोटबुक और पेन आपके पास होना चाहिए, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। क्या आप लोग लेके बैठे हुए हैं? आंसर कि मोस्ट ऑफ द बच्चे लेके बैठे होंगे कि भाई क्लास शुरू हो रही है तो फिर कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, कैलकुलेटर चाहिए। तो मैं आप लोग को बता दूं कि आज इन सब चीज़ों को साइड रख दीजिए, रिलैक्स होकर आराम से सब्जेक्ट क्या है, सिलेबस क्या है, इसके अंदर किस तरीके से पढ़ाई चलेगी, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, ये सब डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। हल्का सा एफएम के बारे में बातचीत करेंगे। तो कॉपी पेंसिल पेन की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन नोट्स को मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ वो ऑलरेडी आपकी बुक में है जी। देखिए, सबसे पहले जो आपके लिए बिल्कुल वेल नोन चीज़ है वो है आप लोगों का सिलेबस। सिलेबस के अंदर फर्स्ट ग्रुप के अंदर अकाउंट, लॉ, कॉस्ट और टैक्स हैं। हम लोग सेकंड ग्रुप के अंदर हैं। सेकंड ग्रुप में एडवांस अकाउंट, ऑडिट, ईआईएस, एसएम और एफएम एंड इको आपको मिलता है। हम एफएम एंड इको के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि एफएम पूरी तरीके से न्यूमेरिकल है। आपके पास जो वेटेज इसकी रहती है वो 60 मार्क्स की रहती है और इको की 40 मार्क्स की। एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन मिलेगा ये 70 मार्क्स का होगा और ये 50 मार्क्स का। इसमें से 10 मार्क्स आपके लिए ऑप्शनल है, कहीं पे छोड़ सकते हैं। 60 का अटेम्प्ट करना होता है। यहां पर 40 का अटेम्प्ट करना है, 10 मार्क्स की, यहां पर भी आपको एक क्वेश्चन छोड़ देना होता है। तो चॉइस इको में भी मिलेगी और एफएम के अंदर भी मिलेगी। सर ये न्यूमेरिकल पेपर हैं या फिर ये थ्योरी पेपर हैं? मैं आपको बता दूं, एफएम के अंदर जो 70 मार्क्स का पेपर है इसमें से 60 मार्क्स तो पूरी तरीके से न्यूमेरिकल पेपर आएगा और 10 मार्क्स आपकी थ्योरी आएगी। तो मैं कह सकता हूं कि अगर 60 मार्क्स का न्यूमेरिकल है तो ऑब्वियसली बच्चे को अगर न्यूमेरिकल आता है तो वो वही अटेम्प्ट करेगा। तो 60 हम इसको न्यूमेरिकल पकड़कर चल सकते हैं। इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स के अंदर आपका 15 टू 20 मार्क्स न्यूमेरिकल आता है। तो इको के अंदर आपका 15 टू 20 मार्क्स न्यूमेरिकल आएगा और रिमेनिंग जो आपका बैलेंस पेपर होगा 30 मार्क्स के आसपास वो आपका थेरेटिकल होगा। यहां पर जो हमारे पास इकोनॉमिक्स है वो पूरे के पूरे सीए इंटर के अंदर सबसे आसान थ्योरी है ना। उसके अंदर ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको परेशान करें, कोई टेक्निकल वर्ड नहीं, सिंपल सोवर लैंग्वेज में है। बिल्कुल स्टडी मॉड्यूल ने ही बिल्कुल सिंपल सोवर लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बहुत आसान सी यूनिट्स में बंधा हुआ है। और ये ऐसा पेपर है जिसमें 40 में 40 मार्क्स बैक टू बैक हर अटेम्प्ट में बच्चों को मिलते हैं। तो हमारे यहाँ के बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इको में 40/40 हर अटेम्प्ट में आते हैं। अगर मैं बात करूं एफएम की तो एफएम में भी हर अटेम्प्ट में 60 में 60 खूब बच्चों के आते हैं। यानी ये एक ऐसा पेपर है जो 100 मार्क्स स्कोर किया जा सकता है। पर बच्चे जैसे ही सुनते हैं सीए के अंदर के 100 मार्क्स की बात हो रही है तो वो कहते हैं सर 100 नहीं चाहिए, 60 दिलवा दो, बस पास करवा दो। तो मैं कहूंगा आप लोगों को कि नहीं, ये पेपर 60 के लिए नहीं बना हुआ, ये पेपर मिनिमम बना हुआ है 80 मार्क्स के लिए। तो 80 मार्क्स इसमें कम से कम आएंगे। देखो ऐसा होता है, पेपर के अंदर कोई चीज हमसे छूट गई, कुछ गलती हो गई, तो इस तरीके की चीज छोटी छोटी होती रहती हैं। जैसे अभी मई 2022 के पेपर के अंदर पूरा पेपर इतना आसान पेपर, ये सब्जेक्ट ही आसान है, एफएमई को बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, इतना आसान पेपर आया कि बच्चे कह रहे हैं कि सर 120 के 120 मार्क्स का हमें आता था लेकिन थोड़ा सा लेंदी था। तो कोई 95 का अटेम्प्ट कर पाया, कोई 98 का अटेम्प्ट कर पाया, पूरे 100 के सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर पाए क्योंकि पेपर वाकई में बहुत लेंदी था। तो लेकिन कुछ बच्चों की स्पीड तो बहुत फास्ट होती है ना लिखने की, तो वो 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर गए, वरना मोस्ट ऑफ द बच्चा 90 95 इस तरीके से अटेम्प्ट करके आया। तो इसके अंदर 80 मार्क्स बिल्कुल कंफर्म है। बस मैं आपको जैसे बताऊंगा आपको मेरे साथ उस तरीके से चलना है। मैं आप लोगों को बोलूंगा कि ये होमवर्क करके अगला लेक्चर देखना है तो आप होमवर्क करने के बाद ही अगला लेक्चर देखेंगे। मैं आपको बोलूंगा ये यूनिट पूरी हो गई है, अब आपको टेस्ट देना है, उसके बाद ही आपको लेक्चर देखना है,
तो आप टेस्ट देने के बाद ही लेक्चर देखेंगे, यानी जैसे मैं कहूंगा आप बिल्कुल उसी तरीके से चलेंगे। इस पेपर के अंदर 80 मार्क्स आपके फॉर श्योर है। इवन सेकंड ग्रुप का एग्रीगेट बनाने वाला सबसे बेहतरीन पेपर एफएम एंड इको है, और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये पूरे सीए इंटर का सबसे आसान पेपर है, सबसे आसान पेपर। इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो सबसे आसान, जो इसका इको वाला पोर्शन है थ्योरी का, वो थ्योरी में सबसे आसान, यानी पूरे न्यूमेरिकल में सबसे आसान न्यूमेरिकल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, और पूरी थ्योरी में सबसे आसान थ्योरी इकोनॉमिक्स और फाइनेंस है। और अगर नहीं भी है तो हम उसे बनाएंगे, बस आपको हमारे साथ जिस तरीके से बताया जाएगा उस तरीके से चलना है। तो अगर सिलेबस की बात अब मैं शॉर्ट में करूं तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप 2 के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। पहले हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो पूरा खत्म करेंगे, क्योंकि 60 नंबर अपने पक्के हो जाएंगे, और बहुत सिंपल है, बहुत आसान। और उसके बाद हम इको करेंगे। इको लिखवा के की जाएगी क्योंकि थ्योरी है, ऑब्वियसली बुक होगी, एक्सप्लेनेशन भी होगी, बुक भी आपको मिलेंगी, एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, लेकिन मैं लिखवा के करवाऊंगा, क्योंकि राइटिंग में अगर प्रैक्टिस होती है तो फिर मजा अलग हो जाता है। तो फुल एक्सप्लेनेशन और लिखकर करेंगे। और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका तो आप पूछिए ही मत। हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर न्यूमेरिकल शुरू से लेकर आखिरी तक चलेगा, और कल से ही नेक्स्ट लेक्चर से आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले एफएम उठाएंगे, उसे खत्म करेंगे, फिर इको उठाएंगे, उसे खत्म करेंगे। आपके पास अगर सारी वीडियो रिकॉर्डेड मोड में अवेलेबल हैं तो फिर आप पहले इको फिर एफएम भी कर सकते हैं, पर मेरा सजेशन ये है पहले एफएम निपटाओ फिर इको पे जाओ, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या बुक्स मिलेंगी इसके अंदर, स्टडी पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले एफएम की प्रैक्टिकल बुक्स आपको मिलेंगी, जिसमें एक लिखा हुआ है बीक्यू, एक लिखा हुआ है पीवाईक्यू, और एक लिखा हुआ है सजेस्टेड रिवीजन। ये एफएम की मेन प्रैक्टिकल बुक्स जो आपके पास आएंगी, 2 वॉल्यूम में मिलेगी, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, और उसके अंदर बीक्यू पीवाईक्यू और सजेस्टेड रिवीजन इस तरीके से सेक्शन बटा हुआ होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीक्यू? बीक्यू का मतलब है बुक क्वेश्चन, बीक्यू की फुल फॉर्म है बुक क्वेश्चन। इसके अंदर कवर ऑल आईसीआई स्टडी मॉड्यूल क्वेश्चन, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आईसीआई मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन 100% इसके अंदर कवर है, फुल्ली अपडेटेड हर क्वेश्चन है। लेटेस्ट आईसीआई मॉड्यूल का आरटीपी सारे कवर हैं, एमटीपी कवर है, और जो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमें लगते हैं वो भी इसके अंदर पूरे कवर हो जाते हैं। इसके बाद में हमारे पास आता है पास्ट ईयर क्वेश्चंस। पास्ट ईयर क्वेश्चन आपके पास 1998 से आज तक जितने भी अटेम्प्ट में जो भी क्वेश्चन आया है वो हमारी बुक के अंदर अवेलेबल है। हमने बीक्यू और पीवाईक्यू सेक्शन को तोड़ा हुआ है, बीक्यू अलग पीवाईक्यू अलग। बीक्यू के अंदर हम बच्चे को सब कुछ सिखाएंगे, उसके बाद फिर हम जाते हैं पीवाईक्यू पर कि आखिर एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाहता है। देखो होता क्या है कई बार पढ़ते हुए कि हमने क्लास पूरी कर ली, जैसे मान लो पूरा न्यूमेरिकल सेक्शन है पूरा का पूरा कर लिया, लेकिन हमें यही नहीं पता कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स में एग्जाम में किस अटेम्प्ट में आया, इसके लिए हमें पता ही नहीं है। फिर बच्चे भागे भागे स्कैनर परचेज करते हैं, ये सब करते हैं। यहाँ कुछ नहीं करना, हम बीक्यू और पीवाईक्यू साथ में लेके चलेंगे। तो सर आप क्लास में बीक्यू करवाओगे या पीवाईक्यू? मैं आपको बता दूं मैं बीक्यू पीवाईक्यू सब कुछ करवाऊंगा क्लास में, ओके। फिर हमारे पास आएगा सजेस्टेड रिवीजन। तो ये तीन चीजें जो मेन एफएम प्रैक्टिकल बुक्स का ये जो 3 पार्ट है, मैं आपको शो कर देता हूं कि किस तरीके से आपको दिखेगा। तो हमारे पास मैंने इसके लिए एक चैप्टर की बुक अपने पास रखी हुई है, जैसे कि हमारे पास ईबीआईटी ईपीएस एक चैप्टर है, कैपिटल स्ट्रक्चर, उसका पार्ट है ये। तो इसके अंदर जब हम जाएंगे तो आपके पास 1 मिनट, यस, हाँ जी। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या स्टार्ट हो रहे हैं, यहां पर देखिए बीक्यू। तो बीक्यू 1 2 3 4 इस तरीके से हमारे पास चलेगा, ओके। इसके बाद में ये बीक्यू, ये सब स्टडी मटेरियल सारी चीजें सब कंटेंट हुए आपके पास। फिर जब ये आपके पास खत्म हो गए, जैसे देखिए 20 बीक्यू खत्म हो गए, तो इसका मतलब स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर इस चैप्टर में 20 क्वेश्चन में खत्म हो गया, ओके। फिर स्टार्ट हो गया पास्ट ईयर क्वेश्चन कि भाई 1999 में ये वाला क्वेश्चन 7 मार्क्स में आया था, 2002 में फिर ये आपका 6 मार्क्स में आया था, इसके बाद 2003 में ये 5 मार्क्स में आया था। इस तरीके से किस अटेम्प्ट में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है ये सारे का सारा हमारे पास दिया हुआ मिलेगा। क्लियर है आप लोग को कैसे चल रहा है ये? तो हमारे पास ये सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर इस तरीके से आ जाएंगे कि भाई 10 मार्क्स में कब आया, दिसंबर 21 में 10 का आ गया, इस तरीके से सारे दे। तो हमारे पास पीवाईक्यू आ गए, यहाँ पर 15 पीवाईक्यू है।
अब ये BQ PYQ 35 क्वेश्चन हो गए, छोटा चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद में चैप्टर के खत्म होने पर हमने लगाया हुआ है सजेस्टेड रिवीजन। देखिए क्या दिक्कत आती है, जब आप पढ़ाई करते हो तब तो सब कुछ परफेक्टली चलता है, लेकिन जब आपकी पढ़ाई खत्म हो जाती है, क्लासेज आपकी ओवर हो जाती हैं, तो क्लासेज ओवर होने के बाद में जब हम रिवीजन करने बैठते हैं तो कुछ रिकॉल नहीं रहता। किसी क्वेश्चन के अंदर हम फंस जाते हैं, हम भूल जाते हैं कैसे हुआ था। क्लास में तो डाउट क्लियर हो गया था, पर क्लास के बाद में हम फंस जाते हैं किसी क्वेश्चन के किसी पॉइंट में। तो जो एक एक्सपीरियंस के साथ मैंने चीज ऑब्जर्व की, वो मैंने ये देखा कि जो एरर्स होती हैं वो रिपीटेड होती हैं, जो डाउट्स होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। तो इन लेक्चर्स के अंदर उन सारी एरर्स और डाउट्स को तो मैं कवर करके चलूंगा ही चलूंगा, साथ के साथ मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप कभी नहीं फंसेंगे। वो तरीका है सजेस्टेड डिवीजन। मान लो एक क्वेश्चन है, ये देखिए यहां पर हमने BQ लिए कि भाई ये BQ की कवरेज है, 1 से 20 आ गया, फिर ये PYQ की कवरेज है, ओके। इसके आगे मैंने ब्लैंक जगह छोड़ी हुई है, जरा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑब्जर्वेशन और की पॉइंट नोट डाउन ड्यूरिंग रिवीजन। जब हम रिवीजन करेंगे, जैसे हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया, मैं बताऊंगा रिवीजन किस तरीके से करेंगे। तो रिवीजन करते हुए जैसे हमने BQ1 किया, उसमें कुछ नहीं मिला हमें, सिंपल है, ओके। फिर हमने BQ2 किया, उसके अंदर हमें एक पॉइंट मिला कुछ भी XYZ, क्योंकि भाई अभी आप इस सब्जेक्ट को नहीं जानते हैं तो मैं पॉइंट नहीं बोल सकता कोई भी। तो जैसे आपको XYZ पॉइंट मिला, तो यहां पर आपने वो लिख दिया XYZ पॉइंट और उसके अंदर क्या इशू आया है वो यहां पर आपने मेंशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद बाकी सब चलते रहे। अब मान लो 10th है जिसमें कैश डिस्काउंट एक पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 17 में मान लीजिए सेल्स, कैश एंड क्रेडिट, ये एक इशू है वहां पर जो आपको दिक्कत दे रहा है। तो जिस जिस चीज में रिवीजन में आपको दिक्कत आई, जहां जहां आपने गलतियां की, उन गलतियों को हम यहां पर मेंशन कर देंगे, जिस जिस क्वेश्चन में होगा, सब में नहीं। अब क्या होगा, जब आप एग्जाम से पहले रिवीजन करेंगे, देखो एग्जाम से पहले हम पे ना इतना टाइम नहीं होता कि हम सारे क्वेश्चंस करें और उनके अंदर की चीजों को ढूंढें। तो आपको क्या करना है, जब आप एग्जाम से पहले रिवीजन करेंगे, तो आप जब इस सजेस्टेड रिवीजन में देखेंगे ना, तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे जिन पॉइंट में आप फंसे थे। मैं आपको बता रहा हूं, जो गलती आप क्लास में करते हैं, जो गलती आप क्लास के बाद रिवीजन में करते हैं, वही गलती आप टेस्ट में करेंगे और वही गलती आप एग्जाम में करेंगे। तो बताइए, अगर एग्जाम से पहले मैं ये देख जाऊं कि मैंने कहां कहां गलतियां की थी, तो वो गलतियां मेरे से एग्जाम में नहीं होंगी। तो हम यहां पर अपने ऑब्जर्वेशन लिख देंगे कि हमसे कहीं भी अगर कोई मिस्टेक होती है तो वो हम यहां पर नोट करते जाएंगे कि ये की पॉइंट है, ये हमें फंसाने वाला पॉइंट है। ये हुआ हमारे पास ऑब्जर्वेशन। इसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या आता है, एक बहुत बड़ी मैंने दिक्कत देखी है। हम जब रिवीजन करते हैं, अब मुझे बताओ 20 + 15 35 क्वेश्चन आपके सामने यहां पर रखे हुए हैं, क्या आप रिवीजन में पूरे 35 क्वेश्चन रिवाइज करेंगे? नहीं, रिवीजन में सारे क्वेश्चन थोड़ी करेंगे सर, क्लास में करेंगे। एग्जाम से पहले जब रिवीजन करोगे तो क्या सारे क्वेश्चन करोगे? नहीं, एग्जाम से पहले 35 क्वेश्चन है तो इसमें से 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन इस तरीके से निकलेंगे, ठीक है। तो आपका जैसे मान लीजिए रिवीजन है, मैंने मार्क करे हुए हैं वो रिवीजन, फिर भी मैं बता देता हूं। जैसे 8, 9, 10 हमें एग्जाम से पहले रिवाइज करना है, हमने टिक कर दिया। 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये हमें रिवाइज करने, बाकी नहीं करने। तो अब आपको क्या होगा, जब आप रिवीजन करने बैठोगे एग्जाम से एक दिन पहले, तो आपको क्या लगता है, आपको नोटबुक में ढूंढना पड़ेगा इनको, कौन से पेज नंबर पे था, कहां था। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैंने क्लास में मान लो क्वेश्चन करवाया, मैंने करवाया 5th करवाया, 6th करवाया, 7th होमवर्क में दे दिया, फिर 8th होमवर्क में दे दिया, 9th करवाया, 10th करवाया, ठीक है। तो आपके तो क्लास में पहले आपने 5th क्वेश्चन किया क्लास बुक में, फिर 6th क्वेश्चन किया, उसके बाद सीधे 9th और 10th क्वेश्चन किया, और 8 और 9 उसके बाद होमवर्क में किया आपने। ये तो सीक्वेंस में आगे चले गए। क्लास के अंदर क्या हुआ, 5th हुआ, 6th हुआ, फिर आपका 9th हुआ और 10th हुआ, और 7th और 8th तो आगे होमवर्क में चले गए, वो तो आप क्लास खत्म होने के बाद उसके बाद नोट करोगे। तो इसका मतलब क्वेश्चंस आगे पीछे हो गए। आप समझ रहे हैं बात? तो अब क्वेश्चन आगे पीछे हो जाते हैं तो हम उसे नोटबुक में कहां ढूंढते रहेंगे? एग्जाम से पहले इतना टाइम नहीं होता, रिवीजन के समय पे भी इतना टाइम नहीं होता। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिकल जो भी हमारी नोटबुक है उस पर पेज नंबर होने चाहिए। तो जैसे आपकी प्रैक्टिकल बुक है उस पर क्या करेंगे, पेज नंबर 1 2 3 4 ऐसे आप मार्क कर देंगे। और ये जो भी क्वेश्चन है, जैसे BQ1 है तो यहां पर लिख देंगे रजिस्टर के पेज नंबर 4 पर है, ये वाला क्वेश्चन 23 पर है, ये वाला क्वेश्चन 17 पर है, ये वाला क्वेश्चन पेज नंबर 18 पर है,
ये वाला क्वेश्चन 25 पर है, तो वो रजिस्टर का पेज नंबर यहां पर आप मेंशन कर देंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा, आप जब भी रिवीजन करोगे तो आप रजिस्टर का सीधे, आपको मान लीजिए आप रिवीजन कर रहे हो और आप क्वेश्चन में फंस गए, तो क्वेश्चन आपको जाकर बुक में देखना पड़ता है, नोटबुक में कई बार चेक करना पड़ता है कि आखिर उसकी प्रेजेंटेशन हमने कैसे की थी। ठीक है, तो नोटबुक में अगर आपको उसकी प्रेजेंटेशन देखनी है तो सिंपली आपको लगता है क्वेश्चन नंबर 8 की प्रेजेंटेशन मुझे देखनी है या क्वेश्चन नंबर 9 की देखनी है, तो सीधे पेज नंबर 25 खोलिए रजिस्टर का, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ जाएगा। जब मैं खुद पढ़ाई करता था तो मैंने ये सारी चीजें फेस की थी कि रिवीजन के टाइम पे मेरे को नोटबुक में मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं, अरे भाई 500-600 क्वेश्चन है, मैं कैसे ढूंढूंगा अपना क्वेश्चन। तो भाई 500-600 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ढूंढना तो एक भूसे के ढेर में से सुई निकालने वाली बात हो गई, बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर हमारे पास ट्रैकिंग है कि पेज नंबर 25 पर है, तो फिर बहुत आसान हो गया। फिर हमारे पास एक तरीके से जीपीएस पे उसकी लोकेशन मार्क हो गई है कि हाँ भाई ये लोकेशन है, यहां पर हमें पहुंचना है, तो ये जीपीएस लोकेशन है। तो आपको जब हम क्लास करेंगे तब तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी, पेज नंबर तो 1 मिनट का मतलब 10-15 मिनट में पूरे रजिस्टर पे चढ़ गए, एक बार चढ़ गए रजिस्टर पे, बस फिर जब क्वेश्चन होते जाएंगे आप यहाँ पे पेज नंबर मेंशन कर दीजिएगा। रिवीजन के टाइम पर आपको 1% भी टाइम की बर्बादी नहीं लगेगी। दूसरी चीज, ये काम आपको कितनी बार करना है, ये काम आपको करना है सिर्फ एक बार। और रिवीजन कितनी बार करना है, रिवीजन तो कई बार करना है सर, तो एक बार की मेहनत हर बार के रिवीजन में आपका टाइम सेव करेगी। तो ये हम लोग यहां पर की पॉइंट लिखकर चलेंगे, यहां पर हम रजिस्टर पे पेज नंबर लिखकर चलेंगे। ठीक है, इसके बाद में मैंने इसमें लिखा हुआ है कि आखिर हमें रिवीजन कितने करने हैं और कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। एग्जाम से पहले एक दिक्कत ये आती है या रिवीजन के टाइम पर एक दिक्कत ये आती है कि हम सारे क्वेश्चन रिवाइज नहीं कर सकते, तो हम कौन कौन से क्वेश्चन रिवाइज करें, ये चीज मैंने सजेस्टेड रिवीजन में दी हुई है। यहां पर है आपके पास दिया हुआ कि जो आपका फर्स्ट और सेकंड रिवीजन है उसमें तो सारे क्वेश्चन करने हैं। अब फर्स्ट और सेकंड रिवीजन कौन सा है, फर्स्ट रिवीजन होगा जैसे क्लास खत्म हुई जस्ट उसके बाद, मतलब आपकी पूरा चैप्टर जब खत्म हो गया, तो जैसे ही आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ कोई भी, उस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद आप उस पूरे चैप्टर को जो देखेंगे उसे हम फर्स्ट रिवीजन मानते हैं। ठीक है, उसके बाद हर चैप्टर का टेस्ट दूंगा मैं आपको, वो टेस्ट बुक आपको पूरी मिलेगी, हर चैप्टर का टेस्ट मिलेगा आपको, तो फिर आप टेस्ट दे देंगे उसका। फिर जैसे ही आपके 2 या 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, देखो पहला चैप्टर हुआ उसका रिवीजन करा, टेस्ट दिया, फिर दूसरा चैप्टर हुआ उसका टेस्ट दिया, आगे रिवीजन करके आगे बढ़ गए, फिर तीसरा चैप्टर किया, रिवीजन करा, टेस्ट दे दिया। तो जैसे ही 2 या 3 चैप्टर हो जाएंगे और हमें लगता है कि हमारा एक एफएम का एक स्पेसिफिक कंटेंट कवर हो गया है, एक पोर्शन कवर हो गया है, तो हम क्या करेंगे उन तीनों चैप्टर का, मान लो 3 चैप्टर को हम लेकर चल रहे हैं, तो उन तीनों चैप्टर का एक साथ पूरा रिवीजन फिर दोबारा से करेंगे, जिससे हमारे पास वो तीनों चैप्टर ऐसे हो जाएं कि अब हमारी उस पर पूरी ग्रिप बन गई है जी। तो जो वो रिवीजन होगा उसे हम मानते हैं सेकंड रिवीजन। ठीक है, उसके बाद में आपकी एफएम खत्म हो गई, पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई। अब जी अब क्या करें सर, तो जब आपकी एफएम कंप्लीट हो गई और आपके अदर सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, तो बीच बीच में आप एफएम को उठा के कभी कभी रिवाइज करेंगे, उसे हमने माना है कि थर्ड फोर्थ या फिफ्थ रिवीजन उसे हम मानकर चल रहे हैं, जितना आपके पास टाइम है उतना रिवीजन आप कर पाओगे। ठीक है, फिर है रिवीजन ड्यूरिंग एग्जाम। तो जैसे आपका नवंबर अटेम्प्ट है तो अक्टूबर में रिवीजन करोगे, मई अटेम्प्ट है तो अप्रैल में रिवीजन करोगे, तो 1 मंथ बिफोर एग्जाम जो रिवीजन होता है उसे हम रिवीजन ड्यूरिंग एग्जाम मानकर चल रहे हैं। उस टाइम पर और भी सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको करने होते हैं, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। ये जो मैंने क्वेश्चन मेंशन किए हैं ये वो क्वेश्चन है जिनके बाहर से एग्जाम में नहीं आता और सारे के सारे कंसेप्ट जिनके अंदर कवर हो जाते हैं। तो ये वो क्वेश्चन है कि सारे कंसेप्ट इनके अंदर ए टू जेड आपके कवर हो जाते हैं, तो वो क्वेश्चन मैंने यहां पर मार्क किए हुए। आप सेम सजेस्टेड रिवीजन अपने हिसाब से बना सकते हैं। मान लीजिए हो सकता है कि मैंने कोई क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा क्योंकि मुझे वो लगता है कि वो बहुत आसान है और अगर वो एग्जाम में आएगा तो मुझे उसकी रिवीजन की जरूरत नहीं, मैं सीधे कराऊंगा। ये मेंटेलिटी होती है बड़ी क्लियर सी। हम रिवीजन में वो क्वेश्चंस करते हैं जिनमें हम फंसते हैं। ठीक है, जो आसान क्वेश्चन होते हैं उनको हम भाई रिवीजन में क्यों करेंगे, वो तो हम कर ही देंगे ना एग्जाम में। तो जो फंसने वाले क्वेश्चन होते हैं हम उन्हें करते हैं। तो ये जो सजेस्टेड रिवीजन बनाया है मैंने इस हिसाब से बनाया कि इसमें सारे कंसेप्ट कवर है। आपको अगर इसमें ऐसे क्वेश्चन लगते हैं कि 2-4 क्वेश्चन के ये तो हमें इतने अच्छे से आ गए हैं कि हम आंखें बंद करके भी उसको सोल्व कर सकते हैं, बहुत परफेक्ट हो गया जी अपना हाथ, तो अरे बस फिर क्या चाहिए, तो उसको आप यहां से हटा सकते हैं कि भाई ये वाला क्वेश्चन तो आसान है, ये करने की जरूरत नहीं है। और आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है
जो नमित सर ने यहाँ पर मार्क नहीं करवाया लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले करना चाहिए, तो उस पर आप वाई लिख देंगे कि भाई ये एडिशनल क्वेश्चन है। तो आप सजेस्टेड रिवीजन में अपने हिसाब से थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन कर सकते हैं, लेकिन मैनिपुलेशन आप 20% से ज्यादा नहीं कर पाएंगे, ये मैक्सिमम मैनिपुलेशन है, पर आप इसे कर सकते हैं। तो हमारे पास ये हुआ बुक का पैटर्न जो आपको प्रैक्टिकल बुक मिलेगी। तो इसके अंदर आपके पास क्या क्या हो गया जी, एक हो गए सर हमारे BQ जो स्टडी मटेरियल वगैरह को कवर करेंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उन्हें कवर करेंगे, और उसका लास्ट पेज हो जाएगा सजेस्टेड रिवीजन। ठीक है जी। इसके बाद में आपको और क्या क्या मिलेगा, बहुत सारी बुक्स मिलेंगी आपको, क्विक रिवीजन बुक, टेक्स्ट बुक, इन सब की बात हम अभी करते हैं। तो बुक के अंदर जो मेन बुक है उसमें BQ, PYQ और सजेस्टेड रिवीजन हो गए। इसके अलावा आपको एक क्विक रिवीजन बुक मिलेगी। ये क्विक रिवीजन बुक जैसे FM में हमारा पूरा चैप्टर एक खत्म हो गया, ठीक है, पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद उसके हमने जितने भी कंसेप्ट्स देखे थे, जो उसके पूरे के पूरे एक एक स्टेप बाय स्टेप हमने पढ़ाई करी थी, उस पूरी चीज को चैप्टर खत्म होने के बाद मैं खुद रिवाइज करवाऊंगा। तो हर चैप्टर खत्म होने के बाद रिवीजन पूरे चैप्टर का मैं हैंड टू हैंड करवाऊंगा। उसमें बहुत कम टाइम लगता है, हार्डली 15 to 20 मिनट्स लगते हैं, और पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाता है। वो हम क्विक रिवीजन बुक से करेंगे। इसके अलावा आपको मिलेगी एक टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के अंदर क्या होगा, टेक्स्ट बुक के अंदर हर चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा आपको। तो हर चैप्टर का टेस्ट मिलेगा। जैसे ही कोई चैप्टर खत्म हुआ उसको रिवाइज किया, उसके बाद में उसका टेस्ट दे दिया, फिर दूसरे चैप्टर पे आएंगे, फिर उसको रिवाइज किया, उसका टेस्ट आ गया। तो टेक्स्ट बुक के अंदर हर चैप्टर का टेस्ट है, और फिर ओवरऑल सिलेबस के भी इसके अंदर हमने टेस्ट रखे हुए हैं। तो ये टेक्स्ट बुक आपके पास आ जाएगी। टेस्ट का काम खत्म, रिवीजन का काम खत्म, पास्ट ईयर का काम खत्म, BQ का काम खत्म, सजेस्टेड रिवीजन एग्जाम के लिए आ गया। इको की बुक टेक्स्ट बुक प्लस न्यूमेरिकल बुक है। उसमें आपको टेक्स्ट बुक मतलब जो भी इको की थ्योरी है वो मिलेगी, जबकि मैं क्लास में भी पूरी थ्योरी लिखवाऊंगा, समझाऊंगा भी, लेकिन बुक आपको मिलेगी जिससे आप रीडिंग करें। तो क्लास में भी नोटिंग होगी, पूरा रजिस्टर राइटिंग में बनेगा, और बुक भी आपको दी जाएगी जिससे आप उसको रीड कर सकते हैं। इको की भी सेम क्विक रिवीजन बुक आपको मिलेगी कि इको पूरा का पूरा इको बहुत लिमिटेड पेजेस के अंदर हम फास्ट मूव में कैसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा FM की जो 10 नंबर की थ्योरी आती है उस थ्योरी के लिए भी आपको एक बुक मिलेगी। ये सब दिखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत सारा है, ऐसा नहीं है, ये चुटकियों में खत्म हो जाएगा। ये सारी चीजें आपके देखते देखते ही साथ के साथ खत्म हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब कोर्स खत्म हो गया। हमने सिर्फ हर चीज को फिल्टर करके अलग रखा है कि भाई रिवीजन के लिए आपकी टेक्स्ट बुक आपके साथ में टेस्ट चलते रहे, रिवीजन के लिए क्विक रिवीजन कैसे कर पाएगा बच्चा, ये सब चीजें हमने अलग अलग इसलिए रखी हैं जो अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हैं। बाकी जब हम लोग साथ में पढ़ाई चालू करेंगे तो मैं हर चीज आपको उसके साथ बताता रहूंगा, ठीक है। इसके अलावा अब बात आती है कि क्लास की जो नोटिंग होगी वो कैसे होगी। देखिए आपको यहां पर दिख रहा होगा, मैंने लिखा है कंसेप्ट, प्रैक्टिकल, फिर बुक, फिर क्विक रिवीजन बुक और टेक्स्ट बुक, ठीक है। क्विक रिवीजन बुक तो चैप्टर खत्म होने के बाद का काम है, टेक्स्ट बुक ही चैप्टर खत्म होने के बाद का काम है। जो चैप्टर चलेगा वो चलेगा कंसेप्ट और प्रैक्टिकल में दो हिस्सों में टूटकर। तो जैसे आपके पास जो रजिस्टर बनेंगे, नोटबुक जो बनेंगी आपके पास, वो नोटबुक आप दो बनाएंगे FM। एक बनेगी कंसेप्ट बुक, एक बनेगी प्रैक्टिकल बुक। तो कंसेप्ट के अंदर क्या चलेगा, कंसेप्ट के अंदर मैं आपको एक एक कंसेप्ट को, जो भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड कंसेप्ट है, पहले मैं आराम से आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा कि भाई ये चीज कंसेप्ट है, उसके बाद में उस कंसेप्ट से रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा। तो पहले हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे। अब हमारे पास कंसेप्ट भी समझ में आ गया और हमारे पास एग्जाम्पल भी आ गया। फिर प्रैक्टिकल नोटबुक में BQ एंड PYQ करेंगे, यानी BQ और PYQ कहां होंगे, प्रैक्टिकल रजिस्टर में। और कंसेप्ट में क्या होगा, यहां पर कंसेप्ट प्लस एग्जाम्पल होंगे, यहां ये दोनों चीजें चलेंगी, ये दोनों रजिस्टर सेपरेट रहेंगे। ये नोटबुक 1 है, ये नोटबुक 2 है। सारा का सारा कंसेप्ट यहां रहेगा और सारे के सारे न्यूमेरिकल यहां पर रहेंगे। कितने पेज की बनानी है तो मैं आपको बता दूं, जो कंसेप्ट बुक है वो आप बनाएंगे 300 पेजेस की, 300 पेज इसमें लग जाएंगे। और जो प्रैक्टिकल बुक है वो आप बनाएंगे 400 पेजेस की। ये प्रैक्टिकल बुक आपको दो बनानी पड़ सकती है क्योंकि 400 पेज में आपका शायद काम नहीं होगा। तो ये 300 और 400 का आप स्टार्टिंग में लेकर चलेंगे। हमारे पास कितने न्यूमेरिकल्स हैं उसके डिस्कशन हम नहीं करेंगे, चैप्टर वाइज जब चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स की हमारे पास पूरी की पूरी बहार है। क्लास के अंदर हम बुरी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, आराम से कंसेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस की बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करेंगे,
और फिर आपको कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगा। तो आपको 2 नोटबुक लेके आनी है, ये कल से लेके आनी है आपको। तो हमारे पास जो फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा उस लेक्चर के अंदर आपके पास एक कंसेप्ट बुक और एक प्रैक्टिकल बुक होनी चाहिए। कंसेप्ट बुक कंपैरेटिवली पतली रहेगी, 300 पेजेस के आसपास, और प्रैक्टिकल बुक आपके पास 400 पेजेस की आपको कल से लेके आनी है। प्लस आपको एक कैलकुलेटर साथ में रखना है और आपको पेन ऑब्वियसली लेकर आना है। पेन आप 2 कलर के ले लीजिएगा, जैसे एक ब्लू या ब्लैक, और एक रेड पेन ले लीजिएगा चीजों को अंडरलाइन और हाईलाइट करने के लिए, कि भाई कोई भी चीज अगर हमें इंपॉर्टेंट लग रही है तो हम वो डिफरेंट पेन से अंडरलाइन या हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। अब ये कंसेप्ट बुक और प्रैक्टिकल बुक में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो किस तरीके से पढ़ाऊंगा, इसके लिए मैंने एक डेमो चैप्टर इसका साथ में लिया है। ये देखिए, ये है आपके पास ऊपर कंसेप्ट। तो देखिए कंसेप्ट में किस तरीके से आपको मिलेगा, कंसेप्ट बुक हम किस तरीके से करेंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर हमारे पास आ गया, तो इसका बेसिक, इसका स्टेटमेंट किस तरीके से बनता है, किस चीज से क्या चीज लिंक होती है, जो भी वो चलता रहेगा साथ के साथ। इसके बाद में इससे रिलेटेड ये एग्जाम्पल शुरू हो जाएंगे, प्रॉपर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सब हम यहीं पर करेंगे। फिर इसके आपके यहाँ पर सॉल्यूशन होगा, फिर और एग्जाम्पल और सॉल्यूशन, फिर कोई अगर पॉइंट है, कोई भी कंसेप्ट, वो यहां पर आता जाएगा। फिर ये पूरा कंसेप्ट खत्म हो गया, खत्म, अब दूसरा कंसेप्ट शुरू। इस तरीके से हमारे पास पूरे कंसेप्ट यहां पर चलते रहेंगे। तो जो कंसेप्ट का रजिस्टर है उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स होने वाले हैं कंसेप्ट के साथ, वो सेपरेट मेंटेन करना है, ठीक है। ये क्या हेल्प करेगा आपको, जब आप कभी भी रिवीजन करने में बैठेंगे तो आप सीधे न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। आप कोई मतलब महान नहीं है इतने कि आपको सब कुछ याद है और आपकी एफएम खत्म हो गई और 2 महीने बाद आपने एफएम उठाई और क्वेश्चन करने चालू करे और बन जाए ना, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। ऐसा लगेगा पूरा सब्जेक्ट भूल चुके हैं। वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, पहले कंसेप्ट का रजिस्टर पढ़ना है जब भी रिवीजन करना है, वो चीज मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा पढ़ाते हुए। तो कंसेप्ट का रजिस्टर आपको उठा के पहले पढ़ना है, उसके अंदर बेस बिल्डिंग है, एक कंसेप्ट, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, फिर दूसरा कंसेप्ट, उसकी बेस बिल्डिंग क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। वो पूरा कंसेप्ट पढ़ने के बाद जब आप न्यूमेरिकल देखेंगे फिर चुटकियों में बन जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट पढ़ते हुए आपको वो चैप्टर पूरा का पूरा रिकॉल हो जाएगा। तो कंसेप्ट का रजिस्टर अलग और न्यूमेरिकल का अलग। मैं आपको दिखा भी दूं, ये कंसेप्ट थोड़ा बोला नहीं है, ये एक चैप्टर का है और आप देख रहे हैं ये अच्छा खासा हमारे पास कंसेप्ट रहेगा। दूसरा आ गया प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल वाले में क्या रहेगा, प्रैक्टिकल वाले में देखिए BQ, अगला BQ, फिर उससे अगला BQ, इस तरीके से BQ PYQ यहां पर चलते रहेंगे। तो बुक के क्वेश्चन, पास्ट ईयर क्वेश्चन, वो यहां पर आपके चलते रहेंगे, वो न्यूमेरिकल पोर्शन का पार्ट हो गया। तो एफएम हम पूरी तरीके से न्यूमेरिकल पकड़ के चल रहे हैं। और तीसरी चीज आपके पास जो आ जाती है वो बुक आ जाती है। तो यहां पर मैंने अभी तो ये सब ब्लैंक है, यहां पर बता रहा हूं। तो कंसेप्ट का रजिस्टर अलग, प्रैक्टिकल का अलग, बुक, क्विक रिवीजन और टेक्स्ट बुक। अच्छा होगा क्या, आपको कैसे पता चलेगा कब कहां पर लिखना है, बहुत सिंपल है। मैं खुद अपने पास 2 बुक लेके चल रहा हूं, कंसेप्ट और प्रैक्टिकल। तो जैसे कंसेप्ट बुक होगी तो मैं आपको बोल दूंगा कि बच्चों कंसेप्ट की बुक में लिखना है, तो आप कंसेप्ट के रजिस्टर में अपना मेंशन करेंगे। तो हमने कंसेप्ट वगैरह लिखा, एक कंसेप्ट पूरा हो गया जी। फिर उसके बाद में मैं आपको बोल दूंगा कि बच्चों आ जाओ अब न्यूमेरिकल वाले में आ जाना है, ठीक है। अच्छा, बुक के ऊपर मैं आप लोग को जो क्लास पढ़ाऊंगा, तो जैसे बुक है हमारी, तो बुक के अंदर जैसे क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन के अंदर एक एक पॉइंट, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहां पर क्या चीज मेंशन है, ये मैं बुक में साथ के साथ मेंशन करता चल जाऊंगा। आप लोग भी साथ में अगर आपको लगता है कि भाई जरूरी है उस चीज को हाईलाइट या मेंशन कर सकते हैं, तो ये आप साथ के साथ कर सकते हैं। तो हम बुक के ऊपर एक एक पॉइंट पहले पूरा समझेंगे। तो हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो ये है, जैसे ये वाला क्वेश्चन चल रहा है BQ7, तो मैं आराम से जैसे एक मैं आपको पढ़ के एग्जाम्पल देता हूं कि किस तरीके से हमारा चलेगा। BQ7, बेस्ट ऑफ लक लिमिटेड, a profit making company, had a paid up share capital of 100 lakh। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 100 लाख, अंडरलाइन कर दिया हमने। कंसिस्टिंग ऑफ 10 lakh ordinary shares of rupees 10 each। currently it's earning and annual pre-tax profit। pre-tax profit यानी इनकम टैक्स देने से पहले आपने कितना अर्न किया है, तो 60 लाख आप उससे पहले अर्न करते हो। तो इस तरीके से हम पूरी क्वेश्चन की रीडिंग करेंगे, कहीं भी कोई पॉइंट मिलेगा उसको डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, और फिर इस BQ को जाकर हम प्रैक्टिकल वाली बुक में सॉल्व करना शुरू कर देंगे। जैसे ये BQ5 6, ये आ गया BQ7, यहां पर इसका हम आराम से स्टेटमेंट वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी शुरू कर देंगे। तो आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से चलेगा, ठीक है। मुझे पता है आप लोग को समझ में आ चुका है। तो इस तरीके से कंसेप्ट और प्रैक्टिकल बुक हमारे पास अलग अलग चलेंगी। अब जी बच्चे का क्वेश्चन कि सर अगर हमें डाउट आ गया तो क्या करेंगे,
फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी क्लासेज के अंदर कोई डाउट आते ही नहीं, क्योंकि जितने भी बच्चों के डाउट होते थे वो सारे के सारे हम साथ के साथ ही कवर करते हुए चलते हैं। मुझे पता है कि आपके मन में क्या डाउट आएगा, तो वो डाउट हम साथ के साथ कवर करते हुए चलते हैं। लेकिन भाई अब मैं कोई, देयर इज नो वन परफेक्ट इन द वर्ल्ड, कोई भी पूरी दुनिया में परफेक्ट नहीं है, तो मैं भी नहीं हूं, तो हो सकता है कि भाई कुछ ना कुछ तो डाउट आएंगे ही। ऐसा कैसे हो सकता है? तो डाउट के लिए आपके लिए बिल्कुल बढ़िया सुविधा है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास। आपको व्हाट्सएप नंबर पे क्या करना है, आपको फोन नहीं करना, आपको इस पे करना है व्हाट्सएप 9891314730। ये नंबर नोट कर लीजिएगा। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप आप करेंगे कैसे, वो चीज मैं आपको बताता हूं। देखिए, ऐसा होता है डाउट को टाइप करने में लगता है बहुत ज्यादा टाइम, कोई भी डाउट टाइप करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आप क्या करेंगे, जैसे कि आपको मैंने क्वेश्चन, मान लीजिए ये वाला कोई क्वेश्चन है, BQ8 है कोई, ये मैंने आपको दे दिया कि भी होमवर्क में दे दिया, क्लास में करवाया, वॉट। अब इसमें आपको ये इस पॉइंट में डाउट आ रहा है कि सर ये 48,000 कैसा आया। तो आप सिंपली क्या करेंगे, अपना मोबाइल उठाएंगे, इसकी फोटो खींचेंगे, क्वेश्चन की फोटो क्लिक किया आपने, बिल्कुल पैटर्न बहुत ही आसान है, फोटो क्लिक किया व्हाट्सएप पे आपने। अब क्या करा, व्हाट्सएप पे आपने ये फोटो क्लिक कर लिया है, ये मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर पर आपने क्या किया, इस फोटो को अटैच करके भेज दिया और वॉइस नोट भेज दिया, सर मेरे को BQ9 के अंदर 48,000 की अमाउंट समझ में नहीं आ रही है, डिंग, आपके पास, मेरे पास वो मैसेज आ जाएगा, आपका वॉइस नोट मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, पूरे दिन हम लोग रिकॉर्डिंग में रहते हैं, मैं डेली एक टाइम पर बैठ के सारे डाउट क्लियर करता हूं, तो डेली एक टाइम पे बैठता हूं, इसका मतलब आपका डाउट जब भी आएगा वो विद इन 24 आवर्स सोल्व हो जाएगा। तो विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई मिल जाता है हमारे पास। कई बच्चों को तो 5 मिनट में मिल जाता है, क्योंकि हो सकता है जिस टाइम में डाउट लेने बैठा उसने तभी पूछा था। बाकी मेरे पास अगर टाइम होता है और मैं फ्री हूं, तो आपका डाउट जब भी आता है मैं हैंड टू हैंड ही रिप्लाई कर देता हूं। पैटर्न बड़ा सिंपल है, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन की फोटो खींचो, अगर मान लो आपने अपनी नोटबुक में कुछ नोटिंग करी है और आपको वहां गड़बड़ लग रही है, उसकी फोटो खींचो और मेरे को भेज दो, और वॉइस नोट भेज दो कि सर मेरे को जो है क्या नाम, इस वाले BQ में और ये वाला डाउट आ रहा है, तो उसका रिप्लाई आपके पास वॉइस नोट में ही आएगा। टाइपिंग वाइपिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, मेहनत लगती है टाइपिंग में, तो मैं भी टाइपिंग से बचूं, आप भी टाइपिंग से बचो। आपका वॉइस नोट में आएगा, मैं आपको बता दूंगा, मेरा भी वॉइस नोट आपके पास पहुंचेगा कि बेटा BQ8 में आपको जो 48,000 में दिक्कत आ रही है वो बड़ा सिंपल सा है कि हमारे पास 10 लाख के डिवेंचर हैं और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.8% है। तो 10 लाख का 4.8% आपके पास 48,000 का वहां पर इंटरेस्ट का एक्सपेंस आ गया है। बाकी इसमें अगर आपको समझ में ना आए तो दोबारा से मेरे को मैसेज कर देना तक, मेरा हमेशा रिप्लाई यही होता है, पहले पूरा डाउट बताया आप वॉइस नोट पे, उसके बाद में कह देता हूं अगर इसमें डाउट क्लियर ना हो तो फिर से बता देना। तो इस तरीके से हम लोग डाउट्स को सोल्व करेंगे। तो अब हमारे पास क्या क्या बातचीत हो गई भाई, आ जाइए देखते हैं एक बार। हमारे पास बातचीत हो गई है कि हमारी बुक कैसी है, बुक का डिजाइन क्या है, आपको कितनी नोटबुक कल से लेके आनी है, FM किस तरीके से चलेगा, इको किस तरीके से चलेगा, पहले तो FM ही करवा रहे हैं, और आप डाउट किस तरीके से पूछेंगे, बुक कितनी होंगी, आपको टेस्ट किस तरीके से देना है, रिवीजन कैसे करना है, बाकी चीजें जब चैप्टर शुरू होगा, अभी लेक्चर शुरू होंगे, साथ के साथ चलता रहेगा, आप और हम बिल्कुल कनेक्टेड रहेंगे, बिल्कुल एक बेफिक्र रहिए। ठीक है, अब हमारे पास हम लोग बात करते हैं स्टार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। आज आपको कुछ लिखना नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना, एक सिंपल सोवर सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिजाइन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। बहुत सिंपल सी छोटी छोटी सी 2-4 चीजें जो बेसिक हैं वो करने वाले हैं। ये चैप्टर से रिलेटेड नहीं है किसी से, ये पूरे FM का एक आइडिया है और बहुत लाइट वे में अभी हम आइडिया ले रहे हैं। जब हम पूरी FM खत्म करेंगे तो हम FM के एक्सपर्ट बन चुके होंगे, अभी सिर्फ उन चीजों का हम एक लाइट आइडिया लेकर चल रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है बेसिकली, अगर आप कोई कंपनी बनाते हैं, कोई बड़ा बिजनेस करते हैं, देखिए आपके पास अलग अलग तरीके बिजनेस करने के हो सकते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं। आपके पास बिजनेस करने का तरीका हो सकता है प्रोप्राइटरशिप, वो छोटा काम है, पार्टनरशिप को भी छोटा माना गया है, ये लोग कवर करते हैं कंपनीज को। तो आपको कोई काम करना है, कोई बिजनेस करना है, तो उसके लिए आपको चाहिए फंड्स, कि भाई वो फंड्स कहां से आएंगे। तो फंड्स मंगवाने के कुछ तरीके हैं हमारे पास कंपनी के केस में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है,
हमारे सिलेबस में प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एक छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको हम कंसीडर नहीं करते। हमें मतलब है लाखों करोड़ की कंपनी, हजारों करोड़ की कंपनी, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो फंड्स लेकर आएंगे, बिजनेस के अंदर फंड्स आएंगे, फिर इन फंड्स को हम कहीं पर इन्वेस्ट करेंगे। अब जरा देखिए, सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले आता है कोई काम करने का आइडिया। ये स्टार्टअप वगैरह भी जो चलते हैं, ये सब क्या है, स्टार्टअप का क्या मतलब है, कोई एक आइडिया, क्या वो हम ये काम करेंगे। तो सबसे पहले एक आइडिया आना चाहिए। ये आइडिया जो लेकर आता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रमोटर, कि भाई ये प्रमोटर है, इसने ये इस बिजनेस का आइडिया निकाला था, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस आइडिया, जैसे मान लीजिए हमने सोचा कि हम ईवी बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। तो टेस्ला, आप जानते हैं टेस्ला दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन की कंपनी है, और अब सैटेलाइट वगैरह के ऊपर भी वो काम कर रहे हैं। तो टेस्ला ने ट्विटर को भी परचेज कर लिया पीछे। तो टेस्ला ईवी व्हीकल है, हाई क्वालिटी ईवी व्हीकल। तो बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑडी, इन सबको पीछे करके टेस्ला आज आगे निकल चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, बहुत ही बढ़िया पिकअप है, बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है, लाजवाब। 60-70 लाख से स्टार्ट होती है और लाजवाब गाड़ी है बिल्कुल। उसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत कम है, और लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का पिकअप कम होगा, उसका पिकअप पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से बेहतर है। इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी का इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो हमने भाई एक आइडिया लेकर आए कि हम ना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाएंगे, ठीक है जी। कुछ लिखना नहीं है आपको, ऐसी एक जनरल डिस्कशन चल रहा है। अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के अंदर आपको सोचना पड़ेगा कि भाई क्या क्या चीजें आपको इन्वेस्ट करनी होगी, कहां कहां पर पैसा लगाना होगा। तो हमने सोचा कि भाई ये जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, इसके अंदर कहां कहां पैसा लगेगा। देखो, फिक्स्ड एसेट्स में लगेगा, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होगी गाड़ियों की। और कुछ इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं बिजनेस से रिलेटेड ही, ठीक है। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल चाहिए काम करने के लिए, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स में रॉ मटेरियल का स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, कुछ फैक्ट्री के अंदर जो काम कर रहा चल रहा होगा डब्ल्यूआईपी स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स स्टॉक, यानी जो गाड़ियां बनके तैयार हो गई वो फिनिश्ड गुड्स स्टॉक में। कुछ आपके डेटर्स हो सकते हैं, कुछ प्रीपेड हो सकते हैं, कुछ इसके बाद में करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी, कुछ क्रेडिटर्स हो सकते हैं आपके, कुछ आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है पूरा बिजनेस का, एक तरीके से हम कह सकते हैं बिजनेस की बैलेंस शीट जो आपको नजर आती है, उसमें जो आपका पैसा फंसा हुआ होता है, वो फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल मेनली इन्हीं में लगा होता है। तो आपको सोचना पड़ेगा, एक बजट बनाना पड़ेगा कि आखिर हमारे को फिक्स्ड एसेट्स में कितना पैसा लगाना है। जैसे फैक्ट्री के लिए जो लैंड परचेज करेंगे वो कितने रुपए की आएगी, उसके बाद में फैक्ट्री का सेटअप कितने रुपए में होगा, उसके अंदर प्लांट मशीनरी कितनी की परचेज करनी पड़ेगी। तो आपने एक हिसाब लगाया कि भाई 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है, और 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपका वर्किंग कैपिटल में है। तो इट मींस आपको कितने पैसे चाहिए इस बिजनेस को रन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। तो 10,500 करोड़ की हमें जरूरत पड़ेगी इस बिजनेस आइडिया को अगर हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो फिर जैसे जैसे काम बढ़ेगा वैसे वैसे हम बिजनेस के अंदर और फंडिंग कर सकते हैं, एक बार पहले स्टार्ट होना चाहिए। ओके, अब ये पैसा कंपनी के केस में कहां कहां से मंगवाया जा सकता है। तो ये फंड्स आपके पास इक्विटी शेयर से मंगवाए जा सकते हैं, प्रीफरेंस शेयर से मंगवाए जा सकते हैं, और लोन मंगवाया जा सकता है, डिबेंचर या बैंक लोन, ये तरीके आपके पास हैं। इक्विटी शेयर से भी जो पैसे मंगवाए जाते हैं ना, जो इक्विटी शेयर होल्डर है, उनसे दो तरीके से मंगवाए जा सकते हैं। एक तो शेयर को इशू करके, और दूसरा अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है तो उन्हें डिविडेंड मत दो, तो आपके पास आप पैसा आ जाएगा। ये चीज बताता हूं, जैसे मान लो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है आपके, अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का प्रॉफिट बना, प्रॉफिट इनका बना मान लो 200 सीआर, 200 करोड़ का प्रॉफिट बना। ओके, इसमें क्या होता है, डायरेक्टर्स के पास ये पावर रहती है कि वो पूरा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ना करें, कुछ डिविडेंड दे दें और कुछ रोक कर चलें। तो जैसे मान लो इसमें से आपने 100 करोड़ रिटेन कर लिया, ठीक है, और 100 करोड़ आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मुझे बताइए, कंपनी के पास ये जो 100 करोड़ रिटेन कर लिए, ये भी तो फंड्स हो गए। अब इन फंड्स को बिजनेस के अंदर किसी चीज में इन्वेस्ट किया जा सकता है, जब वर्किंग कैपिटल में लगाया जा सकता है, कोई प्लांट मशीनरी परचेज की जा सकती है। आपके पास फंड्स आ गए 100 करोड़। तो इक्विटी शेयर होल्डर से दो तरीके से पैसा मंगवाया जा सकता है। एक तो शेयर कैपिटल इशू कर दो कि भाई इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर दी, 500 करोड़ के शेयर इशू कर दिए। प्रीफरेंस शेयर है, 500 करोड़ के प्रीफरेंस शेयर इशू कर दिए। डेट है, डेट के अंदर दो चीजें आएंगी, डिवेंचर और आपके पास लॉन्ग टर्म लोन। बैंक लोन ले लिया आपने, ये लॉन्ग टर्म है, सारी फंडिंग लॉन्ग टर्म है।
फंडिंग लॉन्ग टर्म इसलिए है क्योंकि वर्किंग कैपिटल यहां आ चुकी है, शॉर्ट टर्म फंडिंग वहां कंसीडर हो गई। ओके, तो ये सब लॉन्ग टर्म फंडिंग की बात हो रही है। तो डिवेंचर से पैसा मंगवा सकते हो, टर्म लोन ले सकते हो बैंक से, और किसी से अदर पार्टी से लोन ले सकते हो। जैसे अनिल और मुकेश के बीच में जब ये हुआ था कि एक बैंकरप्ट हो गया, तो भाई ने भाई को 500 करोड़ का लोन दे दिया था, पर्सनल लोन। तो आप इस तरीके से लोन अरेंज कर सकते हो कि भाई बैंक, एसबीआई बैंक से, एचडीएफसी बैंक से लोन ले लिया आपने, या फिर आप लोन लेने के लिए गए तो आपने लोन ले लिया, आपने किसी फ्रेंड से, कोई डायरेक्टर लोन दे देता है। इस तरीके से लोन्स आप अरेंज कर सकते हो, लॉन्ग टर्म होने चाहिए और डिवेंचर इशू होंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो फंडिंग है वो इन सोर्सेज से आ सकती है। ओके, अब जैसे मान लो नई नई कंपनी है, तो फिर आपको प्रोस्पेक्टस इशू करवा के मार्केट में निकालना पड़ेगा, वो जो लीगल कंप्लाइंस है वो सब चलते रहेंगे। तो आपको पैसा इक्विटी शेयर से मंगवाना है तो शेयर मार्केट में आप इशू कर सकते हो, प्रीफरेंस शेयर से मंगवाना है उन्हें इशू कर सकते हो, डिवेंचर इशू कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी कंपनी एग्जिस्टिंग है, रन कर रही है, जैसे मान लीजिए टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, वो तो कंपनी रनिंग है, उसे फंड्स की जरूरत है, तो उसके पास दो तरीके हो जाते हैं इक्विटी के केस में। वो चाहे तो पूरे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ना करे, बल्कि कुछ प्रॉफिट को रिटेन कर ले। तो जो प्रॉफिट बिजनेस में रिटेन हो गया वो भी फंडिंग का काम करता है। जैसे मान लो टीसीएस ने 200 करोड़ कमाए, उसमें से 100 करोड़ डिविडेंड दे दिया, 100 करोड़ रिटेन कर दिया। ये पावर डायरेक्टर्स के पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि कितना डिविडेंड देंगे और कितना रिटेन कर लेंगे। तो जितना रिटेन कर लिया वो बिजनेस में फिर से फंडिंग की तरह से इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये भी फंड का एक सोर्स है, लेकिन ये इक्विटी सोर्स के अंदर ही आता है। तो जो आपका इक्विटी सोर्स है, इक्विटी सोर्स दो तरीके से पैसा मंगवा सकता है, एक तो शेयर्स को इशू करके, और दूसरा डिविडेंड को या इनकम को रिटेन करके। तो ये इनके पास दो तरीके रहेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास जो प्रीफरेंस शेयर है उसमें शेयर कैपिटल इशू करनी पड़ेगी, और डिवेंचर। अब ये जो अलग अलग टाइप के सोर्स हैं पैसा मंगवाने के, इनकी सबकी बिल्कुल डिफरेंट नेचर है। जैसे डिवेंचर है या डेट है, डेट क्या करता है, वो कहता है जो भी मैं पैसा दूंगा वो पैसा इंटरेस्ट से बाउंड होगा, यानी जो भी पैसा आपको मिलेगा उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए इंटरेस्ट का रेट है मान लीजिए 10%, ओके, तो अब डिवेंचर मान लीजिए हमारे टोटल कितना चाहिए, 10,500 करोड़, 2,000 करोड़ मान लीजिए डिवेंचर देते हैं, तो वो 10% इंटरेस्ट से बाउंड होगा, यानी आपको 200 करोड़ का इंटरेस्ट इनको वापस में देना होगा। क्यों भी वापस में क्यों देना होगा, भाई कोई भी आदमी आपको पैसा देगा तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिटर्न चाहेगा, फ्री में पैसा नहीं मिलता। आप भी एक बात बताइए, आप भी बिजनेस किस लिए कर रहे हैं? ये जो आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने की बात कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल, 10,500 करोड़ का आपका इन्वेस्टमेंट है, ये किस लिए? आप इससे कोई ना कोई चीज बनाओगे, और यहां पर हम लोग क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। तो आपने जैसे इससे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाए, मैन्युफैक्चरिंग करी, तो आपकी सेल होगी, मान लीजिए आपकी 1 लाख करोड़ की सेल हो गई। ठीक है जी, इसमें आपकी वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट लगेगी मैन्युफैक्चरिंग की, जिसे हम ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं, जो आपने कॉस्ट शीट के अंदर कॉस्ट पढ़ी है। कॉस्ट शीट के अंदर जितनी भी कॉस्ट होती हैं वो सारी की सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी यहां पर आ गई, मान लीजिए 60,000 करोड़। इसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपको ध्यान हो, कॉस्टिंग के अंदर हम जो कॉस्ट लेते हैं उस कॉस्ट में इंटरेस्ट और टैक्स को कंसीडर नहीं किया जाता। तो इंटरेस्ट और टैक्स को कंसीडर कॉस्टिंग के अंदर क्यों नहीं करते? क्योंकि वो एफएम में कंसीडर होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आने के बाद। तो जैसे ही आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, इसे हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो यहां पर ये आपका कितना आ गया, 40,000 करोड़। अब ये 40,000 करोड़ आपको प्रॉफिट हुआ है, तो इसमें से जो डिवेंचर होल्डर हैं वो अपना इंटरेस्ट मांगेंगे सबसे पहले कि भाई हमें अपना इंटरेस्ट चाहिए। ओके, तो उन्होंने कितने दिए थे, 2,000 करोड़, 10% मांग रहे हैं, 200 करोड़ वो ले जाएंगे। अब ये जो बचा ये होगा अर्निंग बिफोर टैक्स, 39,800 CR। इसके ऊपर गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले लेगी, तो यहां पर इनकम टैक्स लग जाता है। तो गवर्नमेंट के पास टैक्स चला गया 39,800 का 50%, 19,900 करोड़ का तो टैक्स ही चला गया। इसी से तो देश और सरकारें चल रही हैं। ये जो पूरी की पूरी सरकार, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, वो इन्हीं टैक्सेस से तो चल रहा है, जीएसटी और इनकम टैक्स। मेन कलेक्शन यही है, यही सबसे बड़े सोर्स हैं। 39,800 और ये 19,900 करोड़ का प्रॉफिट आ गया।
अब इसके बाद में इसको हम बोलते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये सब ओरली चल रहा है, कुछ करना नहीं है अभी, ऐसी बात चल रही है। तो सबसे पहले हमने कुछ बनाकर बेचा, उसके बनाने के कुछ खर्चे लगे, फिर हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी ईबीआईटी आया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसके बाद में हमारे पास उसमें से इंटरेस्ट की पेमेंट गई, फिर जो बचा उस पर इनकम टैक्स चला गया, और फिर आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से फिर प्रीफरेंस शेयर होल्डर अपना डिविडेंड मांगते हैं। प्रीफरेंस शेयर होल्डर की क्या आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट रहता है कंपनी के साथ? प्रीफरेंस शेयर होल्डर का कॉन्ट्रैक्ट ये रहता है कि भाई ऐसा है, हम पैसा आपको देंगे, हम भी एक शेयर होल्डर हैं, हम भी कंपनी के मालिकों में से एक हैं, लेकिन हमको रिटर्न जो चाहिए वो फिक्स चाहिए। तो इनको रिटर्न फिक्स चाहिए, प्लस इनको रिटर्न में प्रीफरेंस चाहिए। दो शेयर होल्डर हो गए ना, एक इक्विटी शेयर होल्डर, एक प्रीफरेंस शेयर होल्डर। ये कहते हैं मेरे को प्रीफरेंस चाहिए इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इन टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन ओवर इक्विटी शेयर। यानी इक्विटी शेयर को डिविडेंड देने से पहले तुम मुझे डिविडेंड दोगे, और इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा कभी भी वापस देना है। कंपनी मान लीजिए वाइंडिंग अप पे चली जाती है, तो वाइंडिंग अप के टाइम पर प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले पैसा दिया जाएगा। तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स का शेयर होल्डिंग में प्रीफरेंस है किस बात का? एक तो उनको डिविडेंड फिक्स मिलेगा और पहले मिलेगा, दूसरा जब भी कंपनी लिक्विडेट होगी तो उनको पैसा पहले मिलेगा इक्विटी से पहले। तो दोनों शेयर होल्डर में ये प्रीफरेंस रखते हैं ओवर डिविडेंड एंड रीपेमेंट। ठीक है, ये रिटर्न भी फिक्स मांगते हैं। जैसे ये कह रहे हैं हमें तो 20% रिटर्न चाहिए, इनसे भी 2000 करोड़ मंगवा लिए हमने, तो 400 करोड़ आपको अभी इन्हें देना पड़ेगा, 200 करोड़ ये ले गए। इंटरेस्ट जो दिया जाता है वो इनकम टैक्स लगने से पहले दिया जाता है। इनकम टैक्स कहता है कि इंटरेस्ट एक अलाउड एक्सपेंस है, तो ठीक है जी, ये हो गया। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल के अंदर आपके पास 20% यानी 400 करोड़ का डिविडेंड देना है, डिविडेंड आफ्टर टैक्स आइटम है। तो हमारे पास क्या होता है, जैसे सेल प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट दिया जाएगा, फिर अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, फिर गवर्नमेंट टैक्स ले जाएगी, टैक्स के बाद में प्रीफरेंस डिविडेंड दिया जाएगा 400 करोड़ का, भाई ये आ गया। अब हमारे पास बचा 19,500 करोड़, ये अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है। ये पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। अब जरा सोच के देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर को कितना पैसा मिल रहा है? 19,500 करोड़। इक्विटी शेयर होल्डर से आपने पैसा कितना मंगवाया होगा? टोटल 10,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 2000 करोड़ यहां से आ गया, 2000 यहां से आ गया, 4000 आ गया। इसका मतलब इक्विटी शेयर होल्डर से 6500 करोड़ आपने मंगवाए थे। अब सोचो, इक्विटी शेयर होल्डर ने पैसा कितना लगाया है? 6500 करोड़, और उनको एक ही साल में प्रॉफिट कितना मिल गया? 19,500 करोड़। इसका मतलब ये कंपनी बहुत तगड़ी रिटर्न दे रही है, ये बिजनेस बहुत बेहतरीन रिटर्न दे रहा है। जो बिजनेस इस तरीके से रिटर्न देता है वो बिजनेस का जो मार्केट शेयर होता है, जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर होता है उसका, वो बहुत ऊपर चला जाता है। जैसे फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपए, और वो बाजार में कितने का बिक रहा है? बाजार में यही शेयर बिक रहे होते हैं 75,000 रुपए का एक शेयर। यानी जो शेयर 100 रुपए का था वो 10 रुपए का था, वो 75,000 का बिक रहा है। एमआरएफ का शेयर 10 रुपए वाला शेयर 75,000 रुपए में ट्रेड होता है मार्केट में। तो इन शेयर्स की वैल्यू बढ़ती कैसे है? होता क्या है, हर साल मोटा मोटा प्रॉफिट आता है शेयर होल्डर्स के पास, और वो क्या करते हैं, जो मोटा प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को रिटेन करके बिजनेस में लगा देते हैं, फिर और भी कैपिटल बढ़ जाती है। अब जैसे डायरेक्टर ने तय किया कि इसमें से हम 500 करोड़ का डिविडेंड देंगे और 19,000 करोड़ अपने बिजनेस में लगा देंगे, तो अब ये 19,000 करोड़ रुपए किसके हो गए? ये हो गई रिटेन अर्निंग। अब ये 19,000 करोड़ की फंडिंग और आ गई बिजनेस के अंदर। ये 19,000 करोड़ यहां पर और ऐड हो गया। इस 19,000 करोड़ से क्या करोगे? और प्लांट एंड मशीनरी और फैक्ट्री सेटअप। अभी हमने एक स्टेट में लगाया इंडिया के, अब हम इंडिया के दूसरे स्टेट में लगाएंगे, तीसरे स्टेट में लगाएंगे, फिर चाइना में फैक्ट्री लगाएंगे, अपनी यूएसए में लगाएंगे, पूरी दुनिया में गाड़ियां बेचेंगे, पूरी दुनिया पे हमारा कंट्रोल होगा, हर जगह हमारी गाड़ी बिकेंगी। तो पैसा कमाते जाओ लगाते जाओ, कमाते जाओ लगाते जाओ, कमाते जाओ लगाते जाओ। मुझे बताइए, अब इक्विटी शेयर होल्डर की फंडिंग कितनी हो गई? पहले 6500 करोड़ थी, अब 19,000 करोड़ और बिजनेस के अंदर इनके बढ़ गए। ये हो गई इनकी फंडिंग 19,000 प्लस 6500, 25,500 करोड़ हो गए अब इनके। तो एक साल पहले जो 6500 करोड़ थे वो 25,500 करोड़ हो गए। आप समझ रहे हैं, सुनते हैं ना, स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गए। यूनिकॉर्न का मतलब होता है वो स्टार्टअप जो हाईली सक्सेसफुल हो गया।
तो उनके जो 10 करोड़ की कंपनी होती है कि 10 करोड़ रुपए लगाए थे, वो 10 करोड़ 1200 1500 2000 करोड़ बन जाते हैं, 10,000 करोड़ बन जाते हैं, एकदम से उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। वो किस लिए? उनका आइडिया मार्केट में काम कर गया, लोगों ने उनकी चीजों को एक्सेप्ट करा। और आज की डेट में हर कोई प्रॉफिट पे काम करता है, मोटे प्रॉफिट पे हमने काम किया और हम जीत गए, हमारे को प्रॉफिट हो गया। लेकिन सारे स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं होते, कुछ फेल भी होते हैं। इसी बिजनेस को अभी फेल करके दिखाते हैं। सोच के देखिए, हमने इन्वेस्टमेंट करा 10,500 करोड़, सब कुछ किया, हमारी सेल 1,000 करोड़ हुई, वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट हमारी लग गई 600 करोड़। हमारा प्रॉफिट कितना आया? हमारा प्रॉफिट आया 400 करोड़। आप समझ रहे हैं भाई, जरूरी थोड़ी है हमारा आइडिया सक्सेसफुल हो। खुशी का माहौल था दोस्तों, अभी थोड़ा दुख का माहौल आ गया। अभी कितना अच्छा लग रहा था, 6500 करोड़ लगाए, 19,500 करोड़ एक साल में कमा लिए। मतलब 6500 करोड़ लगाकर 3 गुना पैसा कमा गए एक साल में, आपकी कैपिटल 3 गुना हो गई एक ही साल में। वाह, बहुत मजा आ रहा था। अब थोड़ा सा दुख का माहौल, सारे स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं होते। ओके, तो जी 1000 करोड़ की सेल हुई, 600 करोड़ खर्च हो गया, 400 और 200 करोड़, 400 करोड़ कमाए। अब जो डिवेंचर होल्डर है वो सेफ है, वो तो कहते हैं हमें तो 100 करोड़ चाहिए, वो तो अपने 100 करोड़, वो 200 करोड़ लेके जाएंगे, उन्हें इंटरेस्ट चाहिए। अब बताइए कितना प्रॉफिट बचा? 200 करोड़। गवर्नमेंट कहती है हमें 100 करोड़ का टैक्स, तो बात खत्म। गवर्नमेंट भी आपके साथ इंसाफ नहीं करती, वो भी लालची है। कोई आपके साथ नहीं है दोस्तों, सिर्फ एक ही चीज आपके साथ है, और वो है आपकी नॉलेज। अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है तो आप ये गलती नहीं करते जो ये कंपनी करने जा रही है। अभी आप देखेंगे इस कंपनी के साथ क्या होने वाला है। अब देखिए 100 करोड़ कमाई हुई है सिर्फ। मुझे बताइए प्रीफरेंस शेयर्स को कितना देना है? भाई साहब प्रीफरेंस शेयर्स की डिमांड है 400 सीआर की, और मैं आपको बता दूं अगर प्रीफरेंस शेयर को आप इस साल पैसा दे पाओगे तो आंसर इज नो, नहीं दे पाओगे, आपके पास इतने अवेलेबल प्रॉफिट ही नहीं है। इसका मतलब 300 सीआर अभी कम पड़ गए हैं, तो ये 300 सीआर क्यूमुलेटिव हो जाएंगे। अब अगले साल प्रीफरेंस शेयर का बर्डन और बढ़ने वाला है। अभी बताइए कितने शॉर्ट रहने वाले हैं? 300 सीआर शॉर्ट रहने वाले हैं। अगले साल प्रीफरेंस शेयर अपने 400 करोड़ मांगेंगे, प्लस 300 सीआर जो शॉर्ट रह गए हैं वो मांगेंगे। अगले साल 700 सीआर देना पड़ेगा आपको, तो 700 करोड़ नेक्स्ट ईयर में हमें देने। खैर इस साल में अगर मैं देखूं, मैं मानता हूं कि प्रीफरेंस शेयर का तो फिक्स है, इस साल नहीं दोगे तो अगले साल दोगे, देना तो पड़ेगा ही, आपके ऊपर बर्डन है ये। तो मैं कह सकता हूं कि इक्विटी शेयर होल्डर 300 करोड़ के नुकसान में चल रहे हैं इस साल। 100 करोड़ का प्रॉफिट था, 400 देने प्रीफरेंस शेयर होल्डर को, नहीं दे पाए क्योंकि शॉर्ट पड़ गया, अगले साल दोगे। ओवरऑल 300 करोड़ का लॉस इक्विटी शेयर होल्डर को हो गया। बताइए इस कंपनी का क्या होगा? लोग इसके शेयर्स बेच के भागेंगे क्योंकि ये कंपनी नुकसान दे रही है। भाई पहले ही साल में नुकसान है, आगे और भी नुकसान होंगे। तो मुझे बताइए ये कंपनी क्या हो जाएगी, ये स्टार्टअप क्या हो जाएगा? फेल। 6500 करोड़ लोगों ने लगाए थे, 300 करोड़ तो नुकसान हो चुका है अभी तक। अब बताइए आगे आने वाले सालों में भी और नुकसान होगा। जिससे ये नुकसान ना हो, जिससे हमारी कंपनी को फायदा ही फायदा हो, जिससे हमारे मार्केट में शेयर के प्राइस की वैल्यू बढ़े, इस चीज के लिए जो मैनेजमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है फंड्स को अरेंज करना, फंड्स को इन्वेस्ट करना। इस तरीके से इन्वेस्ट होना चाहिए, इस तरीके से अरेंजमेंट होना चाहिए कि कंपनी का जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है, जो कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर हैं, उन्हें हमेशा फायदा हो, वो सेफ रहें, वो किसी तरीके से लॉस में ना जाएं, वो अनसेफ ना हो, उनकी कैपिटल कहीं जीरो ना हो जाए, मार्केट में कहीं उनके शेयर्स की वैल्यू गिर ना जाए। इसको मैनेज करने को कहा गया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस इन बिग बिजनेस। तो बिग बिजनेस के लिए लगाया गया है ये। जरा देखिए किस तरीके से काम करता है, एक बार देखते हैं इसको। सिर्फ एक लाइट बातचीत हो रही है यहां, ये जो कुछ ही चल रहा है सब मिलेगा भी आपको, आगे सब सिखाया जाएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके सिखाया जाएगा। अभी सिर्फ एक डिस्कशन चल रहा है लाइट कि आखिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या। देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू दैट मैनेजरियल एक्टिविटी, मैनेजमेंट का काम है विच इज कंसर्न विद द अरेंजमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। वेरियस सोर्सेज क्या क्या है भाई? इक्विटी है सोर्स, प्रीफरेंस है सोर्स, और डेट है सोर्स, तीन सोर्स है। विद कंसीडरेशन ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड रिस्क, ये क्या चीज होती है अभी करेंगे इसकी बात। ये जो तीनों फंड्स हैं, इक्विटी, प्रीफरेंस और डेट, इनके साथ में
कंट्रोल, कॉस्ट और रिस्क, तीन चीजें एसोसिएट हैं, उसकी बात अभी हम आगे करने वाले हैं। इनको कंसीडर करते हुए इन्वॉल्व विद सच सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ दीज फंड्स। तो पहले आपको, इसको मैं अगर बीच में से हटा दूं, तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है फंड्स को अरेंज करना है अलग अलग सोर्सेज से, और उन फंड्स को फिर अप्लाई करना है। अप्लाई करना यानी फिक्स्ड एसेट्स खरीदना, वर्किंग कैपिटल में लगाना, इन एन इफेक्टिव मैनर टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स अर्निंग एंड वेल्थ। शेयर होल्डर की अर्निंग को बोलते हैं अर्निंग पर शेयर, दैट इज ईपीएस, और शेयर होल्डर के वेल्थ को बोलते हैं मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, एमपीएस। ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर, एमपीएस का मतलब मार्केट प्राइस ऑफ पर शेयर। तो अर्निंग और वेल्थ यानी ईपीएस और एमपीएस शेयर होल्डर का बढ़ना चाहिए। बताइए कौन सी कंपनी एक सक्सेसफुल कंपनी मानी जाती है? एक सक्सेसफुल कंपनी वो कंपनी है जो अपने शेयर होल्डर को इनकम दे और प्लस उसके शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ती रहे। आपने सुना होगा कि खूब कहते हैं कि सेंसेक्स ऊपर चला गया, सेंसेक्स नीचे हो गया, इस कंपनी के शेयर के प्राइस उठ गए, इस कंपनी के शेयर के प्राइस गिर गए। तो ये जो शेयर के प्राइस उठना और गिरना है, इसमें हमें हमारी कंपनी के शेयर के प्राइस को उठाने की कोशिश करनी है, और जो अर्निंग है कंपनी की, जो शेयर होल्डर की अर्निंग है, उसे उठाना है। तो हमें दो चीजों को उठा के चलना है, एक तो अर्निंग को, और दूसरा शेयर मार्केट में हमारे प्राइस की वैल्यू, हमारे जो शेयर है वो एक वेल्दी रेट पर, एक हेल्दी रेट पर सोल्ड होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिजाइन देखें बेसिक, तो हमारे पास एक बिजनेस आइडिया होगा जिसके लिए हमें पैसा चाहिए और उस पैसे को हमें लगाना है। ठीक है, ये जो पैसा लगाना है वो फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स में लगेगा और वर्किंग कैपिटल में। तो फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट में पैसा लगेगा और वर्किंग कैपिटल में। ये पार्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। हर डिसीजन के लिए हमारे पास चैप्टर है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी पैसा कहां पर लगाया जाए। तो जैसे फिक्स्ड एसेट्स में लगाना है तो प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि हम बिल्डिंग को खरीदे नहीं, किराए पे लें। भाई बिल्डिंग को रेंट पे भी तो ले सकते हैं। हम फैक्ट्री का जो लैंड है उसको लीज पे ले लें इंस्टीड ऑफ परचेज ऑफ दैट लैंड। तो हम परचेज करने की जगह लीज पे भी ले सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको बताएगा कि भाई हमें कहां कहां पैसा लगाना है, क्या क्या सही रहेगा, वर्किंग कैपिटल कितनी होनी चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा लगाया जाएगा। ये जितनी भी चीजें हैं, हर चीज हमारे पास चैप्टर वाइज है। जैसे वर्किंग कैपिटल हमारे पास पूरा एक चैप्टर है। वर्किंग कैपिटल के अंदर कैश मैनेजमेंट, डेटर्स का मैनेजमेंट, पेबल्स का मैनेजमेंट, स्टॉक का मैनेजमेंट, ये सब कुछ हम लोग कवर करेंगे वर्किंग कैपिटल में। फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने के लिए हमारे पास कैपिटल बजटिंग, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के नाम से चैप्टर है, वो चैप्टर है। तो सोर्सेज के लिए अलग चैप्टर है। ओके, तो सोर्सेज ऑफ फंड यानी पैसे को कहां कहां लगाना है। सोर्सेज ऑफ फंड, ये सोर्सेज नहीं, एप्लीकेशंस ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड यानी पैसा कहां कहां लगाना है, सोर्सेज ऑफ फंड यानी पैसा कहां कहां से मंगवाना है। ठीक है, अब पैसा आप कहां कहां से मंगवा सकते हैं। तो पैसा मंगवाने के दो तरीके हैं, एक तो आउटसाइडर पार्टी, दैट इज डेट यानी लोन, और एक शेयर होल्डर्स यानी अपनी कंपनी के ओनर। डेट के अंदर डिवेंचर और टर्म लोन से पैसा आ सकता है, ये रिटर्न में इंटरेस्ट मांगेंगे। ठीक है, शेयर होल्डर के केस में प्रीफरेंस और इक्विटी फंड है। प्रीफरेंस शेयर, प्रीफरेंस डिविडेंड मांगेंगे। इक्विटी फंड से दो तरीके से पैसा मंगवा सकते हो, एक इक्विटी शेयर कैपिटल यानी शेयर को इशू करके, और दूसरा इक्विटी शेयर के जो कमाई है जो इक्विटी शेयर होल्डर की, उसको बिजनेस में रिटेन करके, कि कोई डिविडेंड दे दिया और कुछ रिटेन कर लिया। तो इसका मतलब आपने कुछ डिविडेंड दिया और कुछ रिटेन किया, तो कितना डिविडेंड देना है और कितना रिटेन करना है, ये कहलाता है डिविडेंड डिसीजन, कि भाई कितना डिविडेंड दिया जाए और कितना रिटेन किया जाए। सोर्सेज ऑफ फंड, पैसा कहां कहां से मंगवाना है, यह कहलाता है फाइनेंसिंग डिसीजन। तो हमारी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो तीन डिसीजन लेने में फंसी हुई है। एक फाइनेंसिंग डिसीजन यानी पैसा कहां से मंगवाना है, एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी पैसा कहां लगाना है, और तीसरा डिविडेंड देना है या बिजनेस में कुछ पैसा रोक लेना है, डिविडेंड डिसीजन। ये तीन डिसीजन के ऊपर पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट घूमती रहेगी। अगर ये तीन डिसीजन आपने प्रॉपर वे में किए तो आपकी कंपनी नुकसान में नहीं जा सकती, वो बढ़िया चलेगी। ओके, ये जो भी आप पैसा लगाते हो उस पैसे से होता क्या है, उस पैसे से हमारी होती है सेल, जिसमें से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी ईबीआईटी, कि हमने कितना कमाया। ये जो ईबीआईटी है, मान लो ईबीआईटी है आपका 100 करोड़,
और आपका ये जो इन्वेस्टमेंट है एप्लीकेशन ऑफ फंड, मान लीजिए एप्लीकेशन ऑफ फंड है आपका 500 करोड़, तो ईबीआईटी डिवाइड बाई इन्वेस्टमेंट इंटू 100, ये एक रेट निकल आया। तो इस रेट को बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बड़ी सिंपल सी बात है, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर कितनी रिटर्न आई। तो इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया 500 करोड़, रिटर्न कितनी आ गई आपके पास 100 करोड़। तो आप कह सकते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% है। ROI बोलते हैं इसको, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कि भाई हमने जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिजनेस में किया, उस पर हमारे को कितनी रिटर्न आई 20% रिटर्न आ गई। ठीक है, इस रिटर्न का क्या काम है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा परफॉर्मा है, पूरा डिजाइन है, वो आपके पास क्या निकल कर आया, बहुत ही सिंपल। अभी सारी चीजों को हम कनेक्ट करने वाले हैं, एप्लीकेशन। ठीक है, तो हमारे पास हमें एक बिजनेस करने के लिए कुछ सोर्सेज से पैसा मंगवाना है, जिसमें इक्विटी, डेट और प्रेफरेंस हो सकते हैं। इक्विटी दो तरीके से पैसा दे सकते हैं, नए शेयर इशू करके और रिटेन अर्निंग से। दूसरा है इस पैसे को कहां लगाना है, तो पैसा फिक्स्ड एसेट्स में, इन्वेस्टमेंट्स में और वर्किंग कैपिटल में लगेगा। ये जो इन्वेस्टमेंट करोगे इससे क्या होगा, इससे जो आपकी फैक्ट्री है उसमें कोई प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट बाजार में बिकेगा तो उससे रिवेन्यू होगा, दैट इज सेल। सेल में से माइनस किया जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर सारा गेम चलता है, इसी को हम बोलते हैं ईबीआईटी। मैंने आपको बताया भी, कल जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसका नाम ही क्या है, उस चैप्टर का नाम ही है ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। तो हम पूरा प्रॉपर वे में चैप्टर वाइज इस चीज को सीखेंगे। ओके, ये हमारे पास पूरा डिजाइन हो गया। डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट चाहिए, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को प्रीफरेंस डिविडेंड चाहिए, इक्विटी शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड देना है और नहीं देना है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे। ओके, पॉइंट नंबर 1, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक डिजाइन। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन जो मैंने आपको बताए तीनों, एक है फाइनेंसिंग डिसीजन, एक है इन्वेस्टमेंट डिसीजन और एक है डिविडेंड डिसीजन। जरा फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब बताइए। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब है कि हमें किस सोर्स से पैसा अरेंज करना है। हमारे पास इक्विटी सोर्स है, प्रीफरेंस और डिवेंचर सोर्स है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब हमें पैसा कहां पर लगाना है, तो फिक्स्ड एसेट्स में लगाना है या फिर हमारे को वर्किंग कैपिटल में लगाना है। जैसे बिल्डिंग है, खरीदनी है या किराए पे लेनी है। अगर किराए पे ली तो इसका मतलब हम बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। ओके, डिविडेंड डिसीजन, यानी हम डिविडेंड को इक्विटी शेयर को दें या फिर इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड ना दें बल्कि पैसा रोक लें, और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। यानी अगर हमने डिविडेंड रोक लिया, बिजनेस के अंदर ही पैसा लगा दिया, तो इससे शेयर होल्डर खुश होगा या नाराज होगा। जरूरी नहीं है हमेशा नाराज हो शेयर होल्डर। आपके दिमाग में क्या बात आएगी कि जैसे मान लो एक शेयर होल्डर ने अर्निंग पर शेयर, एक शेयर होल्डर की कमाई हुई 10 रुपए, आपने कहा 5 रुपए ले जाओ, 5 रुपए हम कंपनी में रोक रहे हैं। अब दो बातें हैं, इससे आपका जो शेयर होल्डर है वो नाराज भी हो सकता है, वो कह सकता है क्यों भाई 10 रुपए कमाए, मेरे पूरे 10 रुपए दो। ठीक है, और आपका शेयर होल्डर इस बात पे खुश भी हो सकता है कि उसका पैसा दोबारा से इस कंपनी में लग रहा है, रिटेन्ड अर्निंग तो उसी का पैसा है, ये पैसा क्या होगा फिर से फिक्स्ड एसेट्स में, इन्वेस्टमेंट्स में लगेगा, आगे और भी सेल होगी और भी प्रॉफिट होगा। अब मैं आपको बताता हूं कब शेयर होल्डर खुश होगा और कब नाराज होगा, बड़ा सिंपल सा है। आप एक बात बताइए, मैंने आपसे कहा कि भैया आप लोग मेरे को 100 रुपए दो, एक ही मैं एक काम कर रहा हूं, मेरा शेयर खरीद लो। एक आपने एक इक्विटी शेयर खरीदा, मुझे 100 रुपए दिया आपने, ठीक है, मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे 100 रुपए आपने दिए, इन्वेस्टमेंट किया। मैंने एक बिजनेस किया, उस बिजनेस की बड़ी तगड़ी रेपुटेशन चल रही है मार्केट में, और मार्केट में मेरे बिजनेस का बहुत नाम हो रहा है। अब बताइए आप खुश हो गए, आपको लग रहा है भाई बहुत अच्छा काम कर रही है कंपनी, जहां हमने पैसा लगाया वो कंपनी बहुत बढ़िया चल रही है। ओके, अब मैंने आपको एजीएम में बोला कि भाई 10 रुपए का डिविडेंड, मतलब 10 रुपए की अर्निंग है, हमें इस कंपनी को और एक्सपेंड करने के लिए पैसा चाहिए, तो 5 रुपए आप ले लो और 5 रुपए इस बिजनेस में दोबारा से लगा दो। तो आप लोग क्या कहोगे कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है। इट मींस कंपनी की रेपुटेशन डिसाइड करेगी कि इन द सिचुएशन ऑफ रिटेन्ड अर्निंग शेयर होल्डर विल बी हैप्पी और नॉट। तो आप लोग हैप्पी होंगे या नहीं होंगे ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा कंपनी की रेपुटेशन। तो अगर कंपनी रेपुटेशन बढ़िया है तो ऑब्वियसली 100% की बात है कि आपका शेयर होल्डर हैप्पी होने वाला है कि पैसा लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। इसी जगह पर अगर आपकी कंपनी की रेपुटेशन खराब है, मार्केट में पता चला कि जिस कंपनी में आपने पैसा लगाया, यानी मेरे को आपने पैसा दिया है और मैं ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूं जो स्किन को एलर्जी कर रहा है, जो लोगों को परेशान कर रहा है,
या जिसकी क्वालिटी बहुत ही पुअर है, घटिया क्वालिटी। कई बार ऐसा होता नहीं है, जैसे हम अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से कोई चीज मंगवाते हैं, उसकी फोटो तो बड़ी बेहतरीन होती है, पर घर पे आता है तो देख के हम कहते हैं ये क्या कबाड़ है, और फिर हम उसको रिटर्न करवा देते हैं। तो बताइए, अगर आप कबाड़ बेचने वाली कंपनी है तो लोग आपके सामानों को रिटर्न करेंगे। आपने एक बार सामान बेचा तो पहले अमेजोन को कमीशन दिया, या फ्लिपकार्ट पे हो वहां पर कमीशन दिया, सामान बिकने पे कमीशन लगा, फिर उसकी आपकी लॉजिस्टिक का कि भाई यहां से वहां तक कोरियर चार्जेस वगैरह आपके लग गए, फिर सामान रिटर्न होकर आपके पास वापस आ रहा है, और 1000 कस्टमर में से 900 कस्टमर आपका सामान वापस कर रहे हैं। तो भाई साहब, आप तो कोरियर के पैसे दे रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे, और आप शिपिंग चार्ज कस्टमर के ऊपर नहीं लगते, शिपिंग चार्ज लगते हैं कंपनी के ऊपर जब रिटर्न होता है। तो अब मुझे बताइए, ऐसी कंपनी तो बर्बाद हो जाएगी धीरे धीरे। तो आपको पता चला नमित सर ने जिस कंपनी में पैसे लगवाए हैं, जिस बिजनेस में पैसे लगवाए हैं, वो बिजनेस बिल्कुल बर्बाद चल रहा है, बिल्कुल घटिया माल है, हर कोई उसके सामान को गाली देता फिर रहा है कि पुअर क्वालिटी है ये। ऐसी सिचुएशन में मैंने एजीएम में आपको बुलाया और मैं उन्होंने बोला, देखो हम लोगों ने 10 रुपए कमाए हैं, इसमें से 5 रुपए आपको डिविडेंड दे देते हैं और 5 रुपए इस बिजनेस में दोबारा से लगा देते हैं, तो आप लोग हो हल्ला कर दोगे, हमें नहीं लगाना पैसा, घटिया कंपनी है, हमारे 10 रुपए दो पूरे के पूरे, हमें बिजनेस में रिटेन नहीं करना, और एक काम करो, हमारे इक्विटी शेयर के भी 100 रुपए हमें दे दो, हम किसी और कंपनी में लगाएंगे। यानी इस कंपनी के अंदर का शेयर होल्डर खुश नहीं है। तो शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से खुश है या नहीं, ये बड़ी सिंपल सी बात है। अगर कंपनी गुड पोजीशन में बढ़िया काम कर रही है तो कंपनी के डायरेक्टर्स की बात मानी जाती है, और अदरवाइज उसके शेयर होल्डर उसके शेयर्स बेच के कंपनी के भाग जाते हैं कि कंपनी बेकार है, उसकी रेपुटेशन खराब हो जाती है। तो डिविडेंड डिसीजन के अंदर रहेगा कि भाई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाए या नहीं, और उसके इफेक्ट क्या पड़ेंगे कंपनी के ऊपर। आ जाइए जरा देखते हैं इसके आगे की बात, फिर मैं इस पर वापस आऊंगा अभी। ओके, कंसीडरेशन इन केस ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन। जब आप फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं, पहले वाले डिसीजन की बात हो रही है, दिस वन फाइनेंसिंग डिसीजन होता है, पैसा किससे मंगवाया जाए। तो जब आप फाइनेंसिंग डिसीजन की बात करते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन के कंसीडरेशन की बात करते हैं, तो 3 चीजें कंसीडर की जाती हैं। क्या क्या? सबसे पहली चीज है कि आखिर कॉस्ट कितनी है जो फंड आप मंगवा रहे हो। दूसरी चीज, उसके साथ रिस्क कितना है नॉन पेमेंट का। नॉन पेमेंट यानी अगर आप पेमेंट नहीं कर पाए तो क्या होगा, इस बात का क्या रिस्क है। तीसरा, कंट्रोल, कंपनी के जो फंड प्रोवाइडर्स हैं उनका कंपनी के ऊपर क्या कंट्रोल होगा। ठीक है, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज कॉस्ट। कॉस्ट के नाम पे मैं आपको बता दूं, जो डिवेंचर होल्डर है या डेट है वो सबसे कम कॉस्ट होती है, ब्याज सबसे कम है। आपको पता है सेविंग अकाउंट पे 3-4% ब्याज मिलता है, नॉमिनल ब्याज। इंटरेस्ट सबसे सस्ता है, शेयर्स में आपको पता है कितनी रिटर्न आती है, 15% 20% एवरेज रिटर्न एनुअल आ जाती है। और इंटरेस्ट कितना होता है, इंटरेस्ट होता है 4% 5%, ज्यादा ज्यादा कितना होगा 7-8%, इससे ऊपर इंटरेस्ट थोड़ी जाता है। तो इंटरेस्ट एक सस्ता सोर्स है। तो अगर आप डिवेंचर होल्डर से पैसा मंगवाते हो तो बहुत कम पैसों में मिल जाएगा। यानी देखिए, ये हुआ इक्विटी, ये हुआ प्रीफरेंस, और ये हुआ डेट। सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट की। तो जैसे ये 10% मांग रहा है, कि भी मेरे को फिक्स 10% चाहिए। प्रीफरेंस उससे महंगा होता है, वो 15% मांगता है। इक्विटी सबसे महंगा होता है, इक्विटी की नॉन फिक्स परसेंटेज होती है। इक्विटी की परसेंटेज फिक्स नहीं होती। आपने हमेशा सुना होगा कि प्रीफरेंस की फिक्स होती है और डिवेंचर की फिक्स होती है, इक्विटी की फिक्स नहीं होती। इक्विटी की फिक्स क्यों नहीं होती? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के ओनर है, वो रिस्क टेकर है, वो कंपनी की सिचुएशन के हिसाब से डिमांड करते हैं। अगर मार्केट में बढ़िया काम चल रहा है, जैसे कोविड है, तो कोविड के अंदर काम नहीं चल रहा, तो इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन होगी 0%, कोई बात नहीं, काम नहीं चल रहा, मत दो प्रॉफिट। इक्विटी शेयर होल्डर क्या कहेंगे कोविड में, फैक्ट्री बंद पड़ी है तो किस बात का प्रॉफिट दोगे, वो कुछ नहीं मांगेंगे आपसे। मैं आपको बता दूं, कोविड के टाइम पर जब लॉकडाउन लगे थे, कौन सी कंपनी ने डिविडेंड दिया होगा? किसी भी कंपनी की फैक्ट्री नहीं चल रही थी, सारे काम बंद थे, लॉकडाउन है, सब बंद चल रहा है, बस मेडिकल वाले चल रहे थे और ये सब, बाकी तो सब बंद थे। अब सोचो, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा मोटर्स, और आपके पास इन दोनों को ले लेते हैं। एक शेयर होल्डर है जिसने टाटा में पैसा लगाया हुआ है, मोटर्स में, ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है, और एक ने महिंद्रा एंड महिंद्रा में लगाया हुआ है, ठीक है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की ये स्कॉर्पियो वगैरह ये सारी गाड़ियां, टाटा की हो गई अपना ये आपकी इंडिका वगैरह, और बहुत सारी गाड़ियां जो भी इनकी चल रही हैं, तो बहुत सारी निकाल दी इन्होंने। तो ये दोनों ऑटोमोबाइल्स में काम करते हैं, ट्रक बनाते हैं, बस बनाते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, ठीक है जी।
अब मुझे बताइए, लॉकडाउन लग गया 3 महीने, 3 महीने कोई काम नहीं हुआ, डिवेंचर होल्डर क्या कहेगा? इंटरेस्ट चाहिए, हाँ हाँ चाहिए चाहिए। प्रीफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड, हाँ चाहिए। भाई काम नहीं है, क्यों चाहिए? इस बात को सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर समझता है। इक्विटी शेयर होल्डर से पूछोगे कुछ नहीं कमाया, कोई दिक्कत तो नहीं है, वो कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? उसका भी कारण है। क्योंकि अगर ये कंपनी 50% प्रॉफिट में रहती है तो जरा देखिए क्या होगा। डिवेंचर होल्डर, अभी हमारी जो टाटा कंपनी है इसने 50% प्रॉफिट कमाया इस साल, ओके। अब जरा देखिए, डिवेंचर होल्डर कितना मांगेंगे? 10 ही मिलेगा उन्हें इससे ऊपर नहीं मिलेगा। अच्छा, प्रीफरेंस शेयर होल्डर, उन्हें 15 ही मिलेगा, उनका फिक्स है। इन लोग के फिक्स है, कमाई ज्यादा होगी तो नहीं मिलेगा। और बताइए इक्विटी शेयर होल्डर सारा पैसा ले जाएंगे 50%। तो इक्विटी शेयर होल्डर सस्ते नहीं महंगे होते हैं, इनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। इनको रहता है कि ये प्रीफरेंस और डिवेंचर होल्डर तो ऐसे ही हैं, हम इनसे ज्यादा कमाएंगे, हम रिस्क ले रहे हैं। और ये लालची भी हैं। लालच ही इंसान को बिजनेस करवाता है। बिजनेस करने के लिए इंसान के अंदर लालच का होना जरूरी है। जब तक आपके अंदर लालच नहीं है, आप रिस्क नहीं ले सकते, तब तक आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो बिजनेसमैन है वो इक्विटी शेयर होल्डर है। ये बिजनेस करता है, ये रिस्क लेता है, ये कहता है मैं अपने दम पे करूंगा। लॉकडाउन लग गया, नुकसान हो रहा है, मैं झेलूंगा। कंपनी बर्बाद होती है तो कौन बर्बाद होता है? ना डिवेंचर होल्डर, ना प्रीफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर बर्बाद होता है। और जब कंपनी प्रॉफिट में होती है तो कौन आबाद होता है? इक्विटी शेयर होल्डर। एक अंबानी बैंकरप्ट हो गया, एक अंबानी इंडिया का सबसे अमीर बंदा है। वो दोनों अंबानी भाई भाई हैं, अंबानी ब्रदर्स। अंबानी ब्रदर्स में एक ब्रदर बैंकरप्ट है, एक ब्रदर सबसे अमीर आदमी है। मुझे बताइए क्यों? क्योंकि दोनों शेयर होल्डर थे अलग अलग कंपनी के, ओनर थे। जिसका बिजनेस पट हुआ वो बैंकरप्ट हो गया, जिसका बिजनेस चल गया वो इंडिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। तो दोनों ब्रदर सेम, दोनों के पास शेयर होल्डिंग अलग अलग कंपनी में, एक कंपनी बर्बाद हो गई, एक चल गई, क्योंकि एक का फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेकार था और दूसरी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट गुड था। तो इस तरीके से काम चलते हैं। अब आप बताइए, एक बंदा है डिवेंचर होल्डर, रिलायंस वन रिलायंस टू, दो कंपनियां बनाते हैं, रिलायंस वन रिलायंस टू, एक अनिल अंबानी जी की, एक मुकेश अंबानी की, ठीक है। अब आप डिवेंचर होल्डर हो, आपने यहां पर 1 लाख के डिवेंचर लिए हुए हैं और यहां पर भी 1 लाख के डिवेंचर, ठीक है। ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई, ठीक है, बैंकरप्ट हो गई। ये कंपनी इंडिया की नंबर 1 कंपनी चल रही है, ओके जी, फर्स्ट नंबर पे। अब मुझे बताइए, डिवेंचर होल्डर है, 10% इंटरेस्ट है, उसे इस कंपनी, ये कंपनी इसे 10,000 का इंटरेस्ट तब भी देगी और रीपेमेंट भी करेगी। बैंकरप्सी जब होती है तो सबसे पहले पेमेंट डिवेंचर होल्डर को दी जाती है, तो उसको अपने पैसे मिल जाएंगे। जैसे मान लो 1 लाख करोड़ की कंपनी है, बैंकरप्ट भी होगी तो 20-30 हजार करोड़ रुपए तो निकल ही जाएंगे उससे, उसकी एसेट्स बेच के। बैंकरप्सी में एसेट्स बेच दी जाती हैं। तो 1 लाख करोड़ की कंपनी है, उसमें से 30,000 करोड़ मिल गए, तो वो सबसे पहले डिवेंचर की पेमेंट हो जाएगी। प्रीफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर का नाम बाद में आएगा। तो ये अपना इंटरेस्ट और कैपिटल ले जाएंगे। जो कंपनी नंबर 1 चल रही है वहां भी 10,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। मुझे बताइए, डिवेंचर होल्डर तो दोनों जगह एक जैसा है। जो कंपनी बर्बाद हुई और जो कंपनी नंबर 1 है उसे तो अपने 10,000 रुपए मिल रहे हैं। अब आप नंबर 1 कंपनी के डिवेंचर होल्डर हो या फिर आप जो कंपनी बेकार है, बर्बाद है और बंद होने वाली है उसके डिवेंचर होल्डर हो, आपको कमाई 10,000 मिलेगी और आपके 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, ओके। अच्छा, बैंकरप्ट कंपनी कई बार ऐसा होता है, इतनी बैंकरप्ट हो जाती है कि डिवेंचर होल्डर के पैसे ही मर जाते हैं। वो वर्स्ट सिचुएशन होती है, वो सिचुएशन है कि बिल्कुल ही बर्बाद हो गया, ओके। अब बताइए, डिवेंचर होल्डर, प्रीफरेंस शेयर होल्डर, इनकी तो फिक्स इनकम है। आपकी कंपनी आबाद हो या बर्बाद हो, मुझे बताइए, अगर लॉकडाउन लगा हुआ है तो यही शेयर होल्डर कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर लॉकडाउन नहीं है तो ये शेयर होल्डर कह रहे हैं हमें 50% चाहिए। तो मुझे बताइए, इक्विटी शेयर होल्डर, लोग सोचते हैं फ्री है। अरे भाई, दुनिया में फ्री कुछ है क्या? दुनिया में फ्री कुछ नहीं होता। इक्विटी शेयर होल्डर फ्री नहीं है। लोग, बच्चों का क्वेश्चन होता है सर डिवेंचर के आगे परसेंटेज होती है, प्रीफरेंस की परसेंटेज होती है, इक्विटी की नहीं होती। बेटा, इक्विटी की परसेंटेज इसलिए नहीं होती क्योंकि उनकी डिमांड बदलती रहती है। अगर लॉकडाउन लगा हुआ है तो उनकी डिमांड 0 है, वो समझदार हैं, वो बिजनेस के ओनर हैं। और अगर यही बिजनेस चल रहा है तो उनकी डिमांड है कि हमारी कंपनी 50% कम से कम कमाए। ये इन्वेस्टर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, ट्रू इन्वेस्टर, जो रिस्क लेकर काम करते हैं। इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर की कोई परसेंटेज नहीं होती, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर कॉस्ट की बात की जाए तो इक्विटी शेयर होल्डर सबसे ज्यादा हाई कॉस्ट रखते हैं, प्रीफरेंस शेयर होल्डर मीडियम और डिवेंचर होल्डर लो कॉस्ट रखते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से।
कंपनी को सबसे ज्यादा पेमेंट इक्विटी को करनी होती है, उससे कम प्रीफरेंस और उससे कम डेट। ओके, अगर कंपनी ठीक चल रही है तो, अगर बर्बाद हो रही है तो इक्विटी को कहां से देगी, फिर तो बर्बाद हो जाएगी। दूसरी चीज है रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट। अगर कभी ऐसा हुआ कि हम पेमेंट नहीं कर पाए तो क्या होगा, तो देखिए डिवेंचर होल्डर जो होते हैं, जो डेट है वहां पर हाई रिस्क है। रीजन, लॉकडाउन में भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बिजनेस नहीं चल रहा तो भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी इंटरेस्ट पेमेंट आपको हर हाल में करनी पड़ेगी, आप कमाओ या ना कमाओ। तो कम आप सोचिए, आप कंपनी हो, आप अपने आप को कंपनी सोचिए कि आप कंपनी हो। अब सोच के देखिए आप कंपनी हो, तो अब आपकी कंपनी कमाए या ना कमाए, डिवेंचर होल्डर को तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो रिस्क कैसा हो गया, हाई रिस्क। प्रीफरेंस शेयर पे मीडियम रिस्क है। प्रीफरेंस शेयर होल्डर एक सहायता करते हैं आपकी, जैसे मान लो प्रीफरेंस शेयर होल्डर को 400 करोड़ का डिविडेंड है, लेकिन इस साल आपने नहीं कमाया, इस साल आप लॉस में चल रहे हो, तो आप कैसे डिविडेंड दोगे? तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं कोई बात नहीं, अगले साल डबल दे देना, तो अगले साल 800 सीआर दे देना जब प्रॉफिट होगा। यानी उनके साथ ये सहायता है, ये मदद है कि कभी हमारा बिजनेस अगर थोड़े टाइम के लिए डूब रहा है, वैसे ओवरऑल ठीक है, लेकिन जैसे कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गए, थोड़े टाइम के लिए डूब रहा है, तो वो कहते हैं पोस्टपोनमेंट, इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर। और हम हमेशा एफएम में ये मानकर चलेंगे कि हमारी शेयर होल्डर क्यूमुलेटिव है। तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर के साथ ये फायदा है कि उनके साथ मीडियम रिस्क है, अभी नहीं देना आगे देना है, तो पोस्टपोन तो हुआ, कम से कम इतनी मदद तो मिली। डिवेंचर होल्डर को तो अभी देना पड़ेगा। तो अगर रिस्क की बात करें तो डिवेंचर होल्डर सबसे ज्यादा रिस्की है, प्रीफरेंस मीडियम, इक्विटी के साथ सबसे कम रिस्क है, कमाया तो दे दिया, नहीं कमाया तो नहीं दिया, वो कुछ नहीं कहते, उनकी कोई बाउंडेशन नहीं है कि फिक्स देना पड़ेगा। ओके, इसके बाद में आता है कंट्रोल, कि कंपनी का कंट्रोल किसके पास होता है। कंपनी का कंट्रोल, क्या डिवेंचर होल्डर कंपनी को कंट्रोल करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, डिवेंचर होल्डर का कंपनी में कोई कंट्रोल नहीं है। एजीएम के अंदर जो वोटिंग राइट है वो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर के पास है, तो डिवेंचर के पास कोई कंट्रोल नहीं है। इक्विटी के पास पूरा कंट्रोल है, इक्विटी शेयर होल्डर ही वोटिंग राइट से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के दिए गए जो भी प्रपोजल्स होते हैं उनको अप्रूव और डिसअप्रूव करते हैं। तो जो भी कंपनी के अंदर डिसीजन मेकिंग होगी उसके अंदर कंट्रोल होगा, वो इक्विटी शेयर होल्डर के पास होगा, और इक्विटी शेयर होल्डर्स ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, पूरे बोर्ड को बदलने की कैपेसिटी भी इन्हीं के पास है। तो पूरी कंपनी का जो कंट्रोल है वो इक्विटी शेयर होल्डर के पास है। प्रीफरेंस शेयर होल्डर के पास मीडियम कंट्रोल है। मीडियम कैसे? प्रीफरेंस शेयर होल्डर अगर मान लो क्यूमुलेटिव भी है, अगर आपने कंटिन्यूअस बेसिस पर 2 इयर्स तक डिविडेंड नहीं दिया तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर के पास भी वोटिंग राइट आ जाता है। दूसरा, कई बार प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेटिंग भी हो सकते हैं, तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स का मीडियम कंट्रोल रहता है कंपनी के ऊपर, और इक्विटी का फुल। अब आपको ये तीन चीजें सोचकर फाइनेंसिंग डिसीजन लेना होता है कि पैसा किससे मंगवाएं। अब जरा देखिए, सबसे पहले कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवेंचर सबसे बढ़िया है, उनसे पैसा मंगवाओ, ठीक है। लेकिन रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवेंचर के साथ रिस्क बहुत है, अगर कमाई नहीं करी, कमाई नहीं हुई कभी, ये कहेंगे तब भी हमें इंटरेस्ट चाहिए, यानी कमाओ या मत कमाओ हमें तो देना पड़ेगा। लेकिन कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या कंपनी के ऊपर ये कंट्रोल रखेंगे, तो कंट्रोल नहीं रखेंगे, उस मामले में सेफ हो आप। तो कंपनी के लिए डिवेंचर एक अच्छा सोर्स है, बस आपको ये देखना है कि आप इनकी पेमेंट टाइम से करते रहो। अगर आप पेमेंट टाइम से करते रहो डिवेंचर होल्डर की, तो फिर डिवेंचर होल्डर बढ़िया है। ओके, फिर आता है प्रीफरेंस शेयर होल्डर, वो कॉस्ट के मामले में भी मीडियम है, रिस्क के मामले में भी मीडियम है, और कंट्रोल के मामले में भी मीडियम है। फिर आता है इक्विटी। इक्विटी इशू करते समय, इक्विटी इशू करते समय आपको ये सोचना है कि इक्विटी सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है। क्यों हाई होती है? क्योंकि रिस्क ये लेते हैं, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो इन्हें कुछ नहीं मिलेगा, अगर कंपनी बर्बाद हुई तो सबसे लास्ट में पैसा इन्हीं को मिलेगा, अगर बचा तो ये सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं, इसलिए इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, इसलिए ये ज्यादा चाहते हैं। इनको ये है कि भाई अगर डिवेंचर को 10 मिल रहे हैं, प्रीफरेंस को 15 मिल रहे हैं, तो हमें 20-25 मिलना चाहिए, उससे कंपेयर सेटिस्फाई नहीं होंगे, ठीक है। ये कॉस्टली है, लेकिन इनके साथ कंपनी को कोई रिस्क नहीं है कि भाई इस साल कमाई नहीं हुई, कोई बात नहीं, भाई इस साल शेयर का प्राइस डूब रहा है, कोई बात नहीं, ये आपसे जबरदस्ती पैसा नहीं ले सकते कंपनी से। कंपनी के ऊपर जो बाउंडेशन है, जो एग्रीमेंट है, वो डिवेंचर होल्डर का है, सिर्फ वही ले सकते हैं। कंट्रोल की बात की जाए तो कंट्रोल का बड़ा सीन है, ये पूरा कंट्रोल रखते हैं कंपनी का। तो अब जैसे मान लीजिए 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं,
या इसको मैं मान लेता हूं 1 लाख शेयर्स इक्विटी के अभी हैं। ओके, अब अगर ये शेयर होल्डर, ये जो शेयर्स हैं ये मान लो 3 लोगों के पास हैं, मिस्टर ए के पास, मिस्टर बी के पास और मिस्टर सी के पास। ये 3 लोगों के पास इस कंपनी के सारे शेयर्स हैं। 40,000 शेयर्स इस पर हैं और 50,000 शेयर्स इस पर हैं और 10,000 शेयर्स इस पर हैं। तो ये 3 लोग शेयर्स लेके बैठे हुए हैं फॉर एन एग्जाम्पल। वैसे कंपनी में शेयर होल्डर ज्यादा ही होने हैं, मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। ओके, अब मान लो आपको चाहिए 50 लाख की फंडिंग, अभी 50 लाख रुपए की आपको जरूरत है। अब डेट से मंगवाओगे तो क्या होगा, डेट से मंगवाओगे तो कॉस्ट कम है, लेकिन 50 लाख पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा टाइमली। ओके, और कंट्रोल क्या कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठेंगे, एजीएम में बैठेंगे ना, कोई कंट्रोल नहीं। ठीक है, प्रीफरेंस की बात करते हैं तो थोड़ा कॉस्टली ज्यादा है, या अगर डिवेंचर 10% में तो प्रीफरेंस 15% पर है। क्या इनके साथ कोई रिस्क है? इनके साथ मीडियम रिस्क है। अगर एक साल नहीं कमाया तो अगले साल दे देना जोड़ के, अगले उससे भी अगले साल नहीं कमाया तो फिर थर्ड ईयर में दे देना। ठीक है, और क्या ये कंट्रोल करेंगे कंपनी को? ना, ये कंपनी को कंट्रोल नहीं करते। कंपनी को तभी कंट्रोल करेंगे जब पार्टिसिपेटिंग होंगे या आप बैक टू बैक कई ईयर्स तक इनका डिविडेंड ना दो, फिर इनके पास वोटिंग राइट आ जाता है। अब जरा सोचिए, अगर इक्विटी से पैसा मंगवाएं तो रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं है, कमाओगे तो पैसा देना है वरना नहीं देना। अच्छा, इनको जो पेमेंट करनी है, कॉस्ट की बात की जाए, वो बहुत हाई है, इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, बाकी सबसे ज्यादा कमाना चाहते हैं। तीसरी चीज, मान लो हमने इक्विटी शेयर इशू किए, 10 रुपए का एक है, तो 5 लाख शेयर्स हमें इशू करने पड़ेंगे, 5 लाख शेयर्स। अब मैं आपको बता दूं, ये जो 5 लाख शेयर परचेज करने वाली पार्टी होगी, अभी तो इन लोगों का कंपनी पे कंट्रोल था, अब ये कंट्रोल डाइल्यूट होकर, मान लो मिस्टर एक्स है जिसने 5 लाख शेयर इशू करने पे खरीद लिए, तो अब इन तीनों के पास से कंट्रोल चला गया कंपनी का। अब कंपनी का कंट्रोल मिस्टर एक्स पे आ गया, क्योंकि उसके पास 5 लाख शेयर्स हैं, इनके पास तो सिर्फ 1 लाख है, तो उसके पास कंट्रोल चला गया। तो शेयर्स के केस में यह देखना बहुत जरूरी है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का कंट्रोल जा सकता है। आपने सुना होगा कि भाई ट्विटर बिक गई, फ्लिपकार्ट बिक गई, कभी व्हाट्सएप बिक गया, बिकता रहता है सब कुछ दुनिया में। तो उसमें बिकने में क्या होता है, शेयर होल्डिंग परचेज की जाती है, तो शेयर होल्डिंग कंट्रोल को रिप्रेजेंट करती है। तो जब भी आप फाइनेंसिंग डिसीजन लेंगे, आपको सोचना है कि भाई हमारे पास कॉस्ट किसी फंड में कितनी है, रिस्क कितना है, कंट्रोल कितना है, इन चीजों को कंसीडर करके कंपनी इस समय पे क्या चाहती है वो देखना हो, कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। मान लो ऐसी चीज है कि कंट्रोल दे दो, कोई बात नहीं, तो शेयर इशू कर लो, इक्विटी शेयर। अच्छा, आपको लगता है कि कंपनी को कंट्रोल नहीं देना, तो प्रीफरेंस या डिवेंचर इशू करो, उन दोनों में से एक इशू करो। आ जाइए, अब वापस आते हैं, मैंने कहा था हम इन डिसीजंस पे वापस आएंगे। तो हमारे पास 3 डिसीजन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन। जरा देखिए, फाइनेंसिंग डिसीजन अब पढ़ते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन का क्या काम है, कितनी अमाउंट, हाउ मच अमाउंट शुड बी अरेंज, कितने पैसे मंगवाने हैं। ओके, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्या काम है, हाउ मच अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड। तो फाइनेंसिंग डिसीजन कहता है कितना पैसा मंगवाना है, इन्वेस्टमेंट कहता है कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, और डिविडेंड डिसीजन हाउ मच अमाउंट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, ये बताता है कि कितना पैसा एज ए डिविडेंड आपको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है जी, इन तीनों ने अपनी अपनी पहला पॉइंट। तो कितना पैसा मंगवाना है, फाइनेंसिंग, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट, कितना डिविडेंड देना है, डिविडेंड डिसीजन। पॉइंट नंबर 2 फाइनेंसिंग का, इन विच प्रोपोर्शन, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, अमाउंट शुड बी अरेंज विद कंसिडरेशन ऑफ कॉस्ट, रिस्क एंड कंट्रोल। किस प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन का मतलब होता है जैसे हमारे को मान लो 50 लाख चाहिए, तो इक्विटी से, प्रीफरेंस से, डिवेंचर से कितना कितना पैसा मंगवाया जाए। तो 50 लाख में से जैसे आपने तय किया 20 इन से, 20 इन से और 10 इन से, तो ये कैसे डिसाइड किया होगा, इसके लिए 3 बातें सोचनी पड़ेंगी। पहली चीज, कॉस्ट किस किस फंड में कितनी लग रही है, रिस्क कितना एसोसिएटेड है, और कंट्रोल किसके पास चला जाएगा। तो आपको फाइनेंसिंग डिसीजन 2 बात बताते हैं, पहली चीज कितना पैसा अरेंज करना है और किस प्रोपोर्शन में अरेंज करना है, यानी डेट इक्विटी प्रेफरेंस में क्या कैसे कैसे होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 बात बताते हैं, पहली चीज कितना पैसा इन्वेस्ट करना है और किस प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करना है, किसके बीच में,
इन विच प्रोपोर्शन अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड अमंग मल्टीपल एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स में, बिल्डिंग में, प्लांट में, मशीनरी में, इन सब चीजों में कितना पैसा लगाना है, वर्किंग कैपिटल में कितना लगाना है, किस प्रोपोर्शन में पैसा लगेगा। और डिविडेंड डिसीजन में आपको सोचना है कितना डिविडेंड देना है और इस डिविडेंड का इफेक्ट क्या पड़ेगा कंपनी के ऊपर। समझ रहे हैं? तो हमारे पास फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड तीन डिसीजन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। फाइनेंसिंग कहेगा कितना पैसा मंगवाना है, किस प्रोपोर्शन में मंगवाना है, इक्विटी, प्रेफरेंस और डेट से। क्या क्या चीजें सोचनी है हमेशा पैसा मंगवाते हुए, कॉस्ट कितनी लगेगी, रिस्क कितना है और कंट्रोल तो नहीं जाएगा कहीं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन है पैसा कहां पर लगाना है, किस प्रोपोर्शन में लगाना है, फिक्स्ड एसेट्स में कितना, वर्किंग कैपिटल में कितना। और डिविडेंड डिसीजन का मतलब है डिविडेंड दें या ना दें, दें तो कितना डिविडेंड दें और इस सब का इफेक्ट कंपनी के ऊपर क्या पड़ेगा। ओके, ये है हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन। ओके, ये कंसीडरेशन हो गए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बड़े सिंपल से हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी दो ऑब्जेक्टिव हैं, बहुत सिंपल है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कंपनी की जो वेल्थ है, जो उसका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है, वो बहुत ऊंचा हो जाए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी की जो कमाई है, अर्निंग है, दैट इज ईपीएस, वो हाई हो जाए। तो कंपनी दो ही चीजें चाहती है, एक उसकी कमाई बढ़ जाए, दूसरी चीज उसकी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ जाए। इन दोनों चीजों को ऑब्जेक्टिव लिया गया है। अब पॉइंट ये आता है कि कमाई ज्यादा बड़ा पॉइंट है या वेल्थ बहुत ज्यादा बड़ा पॉइंट है। तो मैं आपको बता दूं, कमाई उतना बड़ा पॉइंट नहीं जितना बड़ा पॉइंट वेल्थ है। अब आप सोचिए, हम जब बात करते हैं इंडिया के अंदर कि अंबानी बहुत अमीर है, अडानी बहुत अमीर है, ये इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत अमीर चल रही है, अडानी एंटरप्राइज बहुत अमीर चल रहा है, तो हम बात क्या करते हैं? कभी हमने बात करी कि वो कमाते क्या है? आप जब भी बात करते हो, आप क्या बात करते हो या सुनते हो कि उसके शेयर का प्राइस बढ़ गया, गिर गया। कभी आपने सुना है कि उस कंपनी ने इतना डिविडेंड दिया? डिविडेंड की बात कहां होती है? डिविडेंड अर्निंग बहुत छोटी चीज है। अगर एक कंपनी बड़ी कंपनी है, उसका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बढ़ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर वैल्यू उसकी इंक्रीज होती जा रही है, तो उस कंपनी की जो अर्निंग है वो खुद ही बढ़ जाएगी। यानी अगर आप एक अमीर कंपनी हो तो कमाई तो कर ही लोगे, कमाई बड़ा पॉइंट नहीं है, मेन पॉइंट है वेल्दी होना, कि आपके पास वेल्थ ज्यादा है। जैसे कि फेसबुक के पास बहुत वेल्थ है और वॉलमार्ट के पास बहुत वेल्थ है और ये हमारी टेस्ला कंपनी में बहुत ज्यादा वेल्थ है। तो अलोन मस्क हैं उनके ओनर, तो अलोन मस्क के पास बहुत पैसे हैं। तो ये सब लोग बहुत पैसे वाले हैं। पैसे वाले इन द सेंस इनकी कमाई ज्यादा है, इनकी वेल्थ ज्यादा है। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है हमारी वेल्थ बढ़े और हमारी अर्निंग तो ऑब्वियसली वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। अब जरा आप एक बात सोचिए, सीए बन के आप क्या चाहते हैं? सीए बन के आप चाहते हैं आपकी सैलरी 1 लाख पर मंथ हो, 2 लाख पर मंथ हो, 5 लाख पर मंथ हो। एक सोच तो ये है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो ये सब चीजें किस चीज के लिए? आपका एक ही होता है, आपके पास होता है एक लंबी गाड़ी हो। चलो जी, एक मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी। कई लोगों की लालच ज्यादा है, उनके मन में हो सकता है कई सारी हो। एक बड़ा मकान हो, एक हवेली, पूरी की पूरी हवेली, उसमें गार्ड, नौकर, चाकर, ये सब। ऑब्वियसली उसके अंदर एक सुंदर पत्नी या एक हैंडसम पति हो तो उससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं, डिपेंड करता है आप लड़के हैं लड़का है। तो गाड़ी हो, मकान हो, आपके बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे भरे हों, बैंक अकाउंट पूरा भरा हुआ हो, खूब सारे प्लॉट और जमीनें हो। मुझे बताइए, गाड़ी, बंगला, बैंक अकाउंट, जमीनें, सब किस चीज को दिखाते हैं? ये अर्निंग को नहीं दिखाते, ये दिखाते हैं आपकी वेल्थ कितनी है, आप कितने करोड़ के मालिक हो, आपके पास टोटल प्रॉपर्टी, आपकी नेट वर्थ आज की डेट में क्या है, ये वेल्थ को दिखाता है। अर्निंग सेकेंडरी है। इसी अर्निंग से जुड़ जुड़ के वेल्थ बनती है। ये चीज नॉर्मल बिजनेस में ठीक है, पर कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। कंपनी के केस में वेल्थ बनती है रेपुटेशन से। गुडविल एक बहुत बड़ी अमाउंट है, गुडविल एक बहुत बड़ा बेस है किसी भी कंपनी की वेल्थ को बढ़ाने का। जैसे कि टाटा पिछले 20 साल से रेगुलर डिविडेंड दे रही है, रेगुलर अर्निंग दे रही है, तो उसका शेयर बढ़ता रहेगा। एमआरएफ लंबे टाइम से डिविडेंड प्रॉपर दे रही है, अर्निंग पर शेयर उसका अच्छा है, तो उसकी जो वेल्थ है वो भी बढ़ती रहेगी। तो अगर कहीं पर दो में से एक चीज आए कि भाई हमें अर्निंग को चुनना है या फिर वेल्थ को चुनना है, इन दोनों में से अगर एक को चुनना पड़े तो प्राइमरी हमारी वेल्थ रहेगी। जैसे आपसे पूछा जाए कि तुम्हें गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस चाहिए या 5 लाख रुपए महीना की नौकरी चाहिए, दो में से एक चीज मिलेगी। आपको मिलेगी गाड़ी, आपको मिलेगा बंगला
और आपको मिलेगा बैंक बैलेंस 10-20 करोड़ का, चलो जी 10 करोड़ का बैंक बैलेंस भी मिलेगा, एक आपका कोठी भी मिल गई आपको, और एक आपको BMW ऑडी गाड़ी मिल गई। आपको बताना है कि आपको इन दोनों में से एक चीज चुननी है, 5 लाख पर मंथ की सैलरी आपको चाहिए या गाड़ी बंगला और बैंक। ओह यार, अरे भाई क्या करेंगे इस 5 लाख का, जब हम पे गाड़ी है, जब हम पे बंगला है, जब हमारे अकाउंट में 10 करोड़ रुपए हैं, क्या करेंगे इसका, ये तो हम खुद ही कमा लेंगे। यानी हमें पहले चाहिए भैया वेल्थ, और सच्चाई बताऊं पूरी जिंदगी इस वेल्थ को बनाने में ही तो निकल जाती है, इस वेल्थ के लिए ही तो हम लोग मेहनत और काम करते हैं। तो वेल्थ हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा और अर्निंग हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव रहेगा। अर्निंग शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है, शॉर्ट टर्म होता है बहुत, एनुअल बेसिस पे कमाई की जाती है। इस चीज में ये वाला बिजनेस कर लेते हैं इसमें कमाई होगी, वो वाला बिजनेस कर लेते हैं उसमें कमाई होगी, कोविड में हम मास्क बना लेते हैं तो उससे कमाई हो जाएगी। छोटी छोटी चीजें, मौके मिलते रहते हैं आपको, बिजनेस में बहुत सारे मौके मिलते हैं पैसा कमाने के। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक जो एज होती है, करीब करीब आपकी एज उससे निकली है या उसी एज में हो गए, इस एज में एक चीज होती है जुगाड़। हर बच्चा एक जुगाड़, जुगाड़ यानी एक छोटा आइडिया लेके आता है, वो अपने घर में पता है मम्मी पापा ऐसे ऐसे सुनो, अगर हम ये वाला काम करें ना तो हम पैसे कमा सकते हैं, अगर हम वो वाला काम करें पैसे कमा सकते हैं। आइडियाज लेके आता है, वो शॉर्ट टर्म आइडिया लेके आता है, बहुत छोटे छोटे, कि इससे हम 10,000 कमा लेंगे, इससे हम 5,000 कमा लेंगे, इससे हम 25,000 रुपए कमा सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे आइडियाज हैं छोटी छोटी अर्निंग के लिए होते हैं। तो जो अर्निंग है वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे आपका लास्ट ईयर हो सकता है कि आप लॉस में थे, इस साल हो सकता है आप प्रॉफिट में है, नेक्स्ट ईयर हो सकता है आप ब्रेक इवन पॉइंट पर है। अब मुझे बताइए, ईयर टू ईयर आपकी अर्निंग बदल रही है, लॉस प्रॉफिट बीपी, कभी लॉस में हो कभी प्रॉफिट में हो कभी बीपी, तो बिजनेस के अंदर अप डाउन चलते रहते हैं, उस तरीके से अर्निंग बदलती रहती है। लेकिन जो वेल्थ है ये बहुत सालों में इकट्ठी होती है। आपको क्या लगता है अगर आज कोई नई कंपनी आप खोलोगे तो उस कंपनी की रेपुटेशन बन जाएगी एकदम से? कंपनी की रेपुटेशन बनने में बहुत साल लगते हैं, सालों साल लोग मेहनत करते रहते हैं, तब उनका मार्केट में एक नाम बनता है, एक पोजीशन बनती है, एक गुडविल बनती है। तो ये जो वेल्थ है ये लॉन्ग टर्म काम है, ये एक दिन में नहीं बनता। ये जो गुडविल है ये लॉन्ग टर्म काम है, ये एक दिन में नहीं बनता, सालों साल लगते हैं। अब जैसे आप अगर सर्फ की बात करें तो सर्फ एक्सल, आपके पास टाइड, ये कोई एक या दो दिन के थोड़ी है, एरियल ये बहुत पुराने सर्फ हैं, सालों साल से चल रहे हैं। अभी अगर आप कोई नया सर्फ लॉन्च करोगे तो उसको इनके लेवल पे पहुंचने में बहुत साल लगेंगे, क्योंकि अपनी मार्केट में गुडविल और पकड़ बनाए हुए हैं। तो गुडविल और पकड़ समय के साथ बनती है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। मैं आपको बता दूं, कंपनी 1 या 2 साल लॉस में चली जाए, 1-2 साल लॉस में चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंपनी के शेयर्स के प्राइस गिर जाएं बहुत फर्क पड़ता है। कंपनी के शेयर्स के प्राइस जैसे ही गिरते हैं, कंपनी की गुडविल जैसे ही गिरती है, उसे बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाता है। ये अर्निंग से बड़ा नुकसान है, क्योंकि उसकी आगे की जो चेन है बिजनेस की वो खराब हो जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ या फिर मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। हमारा शेयर का प्राइस बढ़ाना हमारी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये सालों साल में जाके अचीव होता है। अगर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो अर्निंग पर शेयर को बढ़ाना हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव दोनों है, कमाई भी चाहिए वेल्थ भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए, पर प्राइमरी वेल्थ यानी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है, ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है। इसके अंदर हम हर साल के टारगेट बनाते हैं कि इस साल हमें अपने प्रॉफिट को यहां पर पहुंचाना है, इस साल हमें अपने प्रॉफिट को यहां तक पहुंचाना है, फिर नेक्स्ट ईयर में इतना पहुंचाना है। ये शॉर्ट टर्म रहता है, 1 ईयर की प्लानिंग, 2 ईयर की प्लानिंग। ये जो वेल्थ है ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, सालों साल में जाके गुडविल बनती है, कि हमारा जो विजन है एक दिन यहां से वहां पहुंचने का है। ठीक है, जो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है उसमें आपको ध्यान रखना है, ट्रेड ऑफ शब्द मिलेगा आपको। ट्रेड ऑफ का मतलब होता है बैलेंस करना दो चीजों के बीच में, ट्रेड ऑफ और बैलेंसिंग बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। देखो होता क्या है, आप जब भी कोई काम करने जाते हो तो उसके अंदर दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, रिस्क और रिटर्न। जितना ज्यादा रिस्क होगा, हाई रिस्क है अगर किसी काम में, तो उसकी रिटर्न हाई होगी, लेकिन उसमें लॉस के चांस भी हाई होंगे, इसीलिए तो रिस्क है। रिस्क, रिस्क का मतलब है कि भाई हम रिस्क लेके चल रहे हैं, यानी पैसा बर्बाद हो सकता है। तो जहां रिस्क ज्यादा होगा वहां रिटर्न भी ज्यादा होगी, लेकिन नुकसान के चांस भी ज्यादा रहेंगे। ओके,
अच्छा, अगर रिस्क कम लोगे, लो रिस्क, तो रिटर्न भी कम मिलेगी, हाँ नुकसान के चांस भी कम रहेंगे। तो अगर आप रिस्क ज्यादा लेते हैं तो प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, लेकिन लॉस होने के चांस भी बहुत ज्यादा रहेंगे। जैसे सट्टे में पैसे लगाना, मैंने भी पैसे लगाए कि अगली बॉल पे 6 पड़ेगा, इस पे 10,000 रुपीज मैंने लगा दिए। वैसे देखो मेरे को ये बैटिंग वगैरह का पता नहीं, कभी सोचो सर यही काम करते हैं, बैटिंग का मेरे को कोई शौक नहीं है, पर सोच के देखो अगली बॉल पे 6 लगेगा, इस बात की बैट लग गई, मैंने कहा 10,000 रुपीज मैंने लगा दिए। अब अगर 6 लग गया तो मुझे डबल मिलेंगे 20,000, यानी बड़ी हाई रिटर्न है। एक मतलब 5 मिनट में ही मैंने 10,000 रुपए कमा लिए, 10 लगाए और 20 मिल गए। लेकिन 5 मिनट में ही ये 10 जीरो भी हो सकते हैं। तो अगर रिस्क हाई लिया है तो रिटर्न भी हाई होगी, लेकिन लॉस भी हाई होने के चांस रहेंगे। ओके, अच्छा लो रिस्क में क्या होगा, इसमें रिटर्न तो कम है लेकिन लॉस भी कम है। जैसे मैंने ये 10,000 रुपीज बैंक में जमा कर दिए, तो बैंक में जमा कर दिए तो 1 ईयर के बाद 5% एक एवरेज इंटरेस्ट लगा लेते हैं, मेरे को 500 रुपए मिलेंगे। यानी 500 रुपए कमाने में पूरा साल लग गया, और यहां 10,000 रुपए चुटकी बजाते ही कमा सकता था, लेकिन वो 10,000 जीरो भी तो हो सकते थे, यहां मेरे 10,000 तो सेफ हैं। तो आपके पास जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है वहां पर आपको बैलेंसिंग करनी पड़ती है रिस्क और रिटर्न में, ना ज्यादा रिस्क ना कम रिस्क, रिटर्न भी मीडियम। ओके, लेकिन जो आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है वहां पर हाई रिस्क लिया जा सकता है। हाई रिस्क का मतलब कैन बी एक्सेप्टेड टू अर्न हाई रिटर्न, कि हम अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए एक बड़ा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अगर वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। जैसे टाटा साहब से पूछा जाए कि क्या आप रिस्क लेंगे, तो वो कहेंगे टाटा साहब के नहीं, हम अपनी वेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं, हमारी अच्छी गुडविल है, हम रिस्क नहीं लेंगे। अच्छा, अगर आपको इनकम बढ़ानी है तो आप क्या कर सकते हैं, इनकम बढ़ानी है तो आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि रिस्की प्रोजेक्ट में जाओगे तो आप अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हो। ओके, ये हमारे पास ये पॉइंट हो गए। इसके बाद में हमारे पास है लास्ट पॉइंट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ये बहुत आसान है, ये गुडविल या सुपर प्रॉफिट है। तो हमारे यहाँ पे गुडविल या सुपर प्रॉफिट को इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कहा गया है, यानी आपने इकोनॉमिकली क्या वैल्यू एडिशन किया। इसमें हम क्या लेते हैं, एक तो लेते हैं हम आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और दूसरा हम लेते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए हमें आना होगा यहां पर ऊपर, यहां से आपके पास एप्लीकेशन ऑफ फंड से आपके पास आएगी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि हमने जो पैसा लगाया, जैसे मान लो 1,000 करोड़ आपने लगाया, तो रिटर्न आ गई आपकी मान लो 200 करोड़, तो आरओआई कितना आ गया 20%, कि हमने 1,000 करोड़ लगा के 200 कमा लिया, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20%। फिर इधर जो सोर्सेज ऑफ फंड है इनके साथ जुड़ी हुई है कॉस्ट, तो यहां पर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर आपके पास क्या है, ये जो फंड्स हैं जैसे डिवेंचर, प्रीफरेंस, इक्विटी, इन सबको कितना देना है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके पास जैसे कितना पैसा मंगवाया 1,000 करोड़, और इनको आपको जो पेमेंट देनी है वो पेमेंट देनी है मान लो 150 करोड़, तो 150 करोड़ देना है यानी 15% देना है। तो आपने कमाया कितना 20% 1,000 करोड़ पर, और उस 1,000 करोड़ को जिन लोगों से मंगवाया था उन्हें कितना देना है 15%। फिर से हमने बिजनेस में 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, तो बिजनेस में आगे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो पीछे सोर्सेज ऑफ फंड से पकड़ना ही तो पड़ेगा, लाओ भाई पैसे दो, और यहां आगे इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो जब आप आगे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे रिटर्न आएगी तो 20% आ रही है, और जो पीछे सोर्सेज से पैसा मंगवाया इक्विटी, प्रीफरेंस एटसेट्रा से, वो जो पैसा मंगवाया है उनसे आपकी बात हुई है कि 15% रिटर्न देंगे, तो 15% पे बात हुई है, कमाई 20% है, इसका मतलब जो 5% बचा वो इक्विटी शेयर होल्डर को फालतू मिल जाएगा, जो भी पैसा फालतू होगा वो सब इक्विटी शेयर होल्डर ले जाएंगे। तो यहां पर हम बोलेंगे कि 5% इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हो गया, कि हमने 5% फालतू कमा दिया। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे पास पूरा एक चैप्टर है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे पास पूरा का पूरा एक चैप्टर के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए अब देखते हैं। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का मतलब है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 20%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 15%, ये होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ये देखिए आरओआई 20% और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 15%, तो आरओआई कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, यानी कमा रहे हैं 20, पेमेंट सिर्फ 15 करनी है, 5% बचेगा, वो 5% इक्विटी शेयर होल्डर को बटेगा फिर।
तो ये हुई पॉजिटिव ईवीए। आप सुपर प्रॉफिट की सिचुएशन में है, यानी आपका प्रॉफिट नॉर्मल से ज्यादा है। ओके, आपकी गुडविल पॉजिटिव होगी और आपका जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है वो बढ़ जाएगा विद हाई ग्रोथ रेट। आपका जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है वो बढ़ेगा हाई ग्रोथ रेट से। होता क्या है, किसी भी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ईयर टू ईयर बढ़ता रहता है ड्यू टू इन्फ्लेशन, ड्यू टू जनरल ग्रोथ इन इंडस्ट्री। तो जैसे हमारे पास दो इंडस्ट्री हैं, अभी हमारा शेयर 10 रुपए का है, अगले साल 11 का हो जाएगा, फिर 12 का, फिर 13 का, फिर 14 का। ये नॉर्मल ग्रोथ रेट है। तो जो कंपनी सुपर प्रॉफिट कर रही है, यानी नॉर्मल से ज्यादा कमा रही है, भाई 15% खर्चा है, 20% कमाई है, तो आपकी कमाई एक्सेस है। तो आप 5% ज्यादा कमा रहे हैं सुपर प्रॉफिट की सिचुएशन में, तो मार्केट में आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी कि पता है वो वाली कंपनी 20% रिटर्न दे रही है, उसकी कमाई बहुत ज्यादा है, और दूसरी कंपनियां 15 दे रही हैं। तो आपकी कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में बढ़ेगी। हर कोई पता है क्या चाहेगा, आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदना। हर कोई सोचेगा ये बहुत अच्छी कंपनी है, ये हाई रिटर्न देती है, इसके शेयर्स खरीदते हैं। तो क्या होगा, शेयर्स की डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई कम। अब जरा सोचिए, आपके पास एक ऐसी कंपनी का शेयर है जो एक हाई प्रॉफिट में चल रही है, पॉजिटिव ईवीए के साथ चल रही है। पॉजिटिव ईवीए यानी सुपर प्रॉफिट दे रही है आपकी कंपनी, ठीक है। अब बताइए, आपसे कोई आके कहेगा अपना शेयर बेच दो, तो बेचोगे क्या? आप कहोगे मैं नहीं बेचूंगा, मेरी कंपनी तो बहुत बढ़िया रिटर्न दे रही है, मैं पैसा यहीं पे लगा के रखूंगा। लोग आपके पास आएंगे, पूछते रहेंगे, आप शेयर नहीं बेचोगे। तो शेयर्स की डिमांड ज्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम। तो ऐसी सिचुएशन में आपके शेयर का प्राइस नॉर्मल ग्रोथ से ज्यादा बढ़ेगा। तो अगर नॉर्मल ग्रोथ है किसी कंपनी के 10 से 11 होगा, तो आपका शेयर 10 से सीधे 12 रुपए हो जाएगा। इसका फिर 11 से 12 होना है तो आपका 15 हो जाएगा। इसका 12 से 13 रुपए होना है तो आपका 15 टू 20 रुपीज हो जाएगा, और फिर 14 हो जाए तो 25। यानी आपका शेयर जो नॉर्मल ग्रोथ है उस हिसाब से तेज फास्ट स्पीड में ऊपर चलेगा। तो आपके शेयर्स की ग्रोथ ज्यादा होगी अगर आप सुपर प्रॉफिट की सिचुएशन में अच्छी कमाई कर रहे हैं तो। अच्छा, अगर आप नॉर्मल कमाई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कमाई है 20% और खर्चा भी 20% है। अच्छा, इस कमाई और खर्चे में कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूरा एक चैप्टर है, वहां पर हम डिस्कस करेंगे एक प्रॉपर वे में। इस कमाई और खर्चे में ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इसमें इक्विटी शेयर का भी इन्वॉल्व है। यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इक्विटी को जो पैसा देना है, प्रीफरेंस को जो देना है और डेट को जो देना है, सबका पैसा है। मैंने यहां पर ऊपर लिखा भी है कि सोर्सेज ऑफ फंड को जो पेमेंट करनी है, सबको इनको जो पैसा देना है सबको, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में हम सीखेंगे कि ये किस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो अब मान लीजिए आपकी कमाई 20% है और पेमेंट भी 20 करनी है, जिसमें इक्विटी की भी पेमेंट हो जाएगी, प्रीफरेंस की भी, डिवेंचर की, सबको पैसा मिलेगा, सबको मनचाहा पैसा मिल गया जी। ओके, इसका मतलब इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कुछ भी नहीं हुआ। आपका सुपर प्रॉफिट नहीं है, आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। आपकी गुडविल, ऐसा नहीं है कि आप घटिया काम कर रहे हो, आप भी अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन ये वाली कंपनी बड़ा तगड़ा काम कर रही है। ये कंपनी जितना खर्चा है उससे 5% फालतू कमा रही है, तो ये ग्रोथ भी जल्दी करेगी। आपकी कंपनी सही है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एमपीएस जो इंक्रीज होगा वो नॉर्मल ग्रोथ रेट से होगा, तो आपका 10, 11, 12, 13, 14 इस तरह से बढ़ेगा। ये कंपनी बहुत तेज उछलेगी जो आपकी पॉजिटिव ईवीए वाली है। ओके, फिर तीसरी सिचुएशन, वर्स्ट सिचुएशन, कि कमाई तो है 15% और खर्चा है 20%। कमाई 15 और खर्चा 20। ऐसी सिचुएशन में आप तो बहुत बुरी स्थिति में, देना 20 है, कमा 15 रहे हो। अब मुझे बताओ 5% किसका कट जाएगा? खर्चा 20% है, इनकम 15% है, तो किसका पैसा कटा? पैसा कटा इक्विटी शेयर होल्डर का। 5% उनका पैसा कट गया, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान तो इक्विटी शेयर बियर करेंगे। तो भाई साहब आप तो नेगेटिव ही भी हैं, ये तो लॉस की सिचुएशन है, आपकी गुडविल बेकार है। ऐसी सिचुएशन में आपके शेयर होल्डर शेयर को बेच बेच के भागेंगे। मुझे बताइए, कंपनी नुकसान में चल रही है, कमा रही है 15, खर्चा ही 20% है। ऐसी सिचुएशन में बताइए कंपनी का शेयर होल्डर क्या सोचेगा? इस कंपनी को छोड़ के भागो। आपका शेयर अगर नुकसान में भी है, आपने मान लीजिए 10 रुपए का शेयर लिया है और वो 9 रुपए में बिक रहा है, तो भी आप कहोगे छोड़ के भागो, क्योंकि इस कंपनी का शेयर आगे और गिरेगा। आपको पता है कंपनी नुकसान में जा रही है, तो जो कंपनी नुकसान में जा रही होती है उसका शेयर प्राइस डे बाय डे गिर जाता है और एक दिन वो बैंकरप्ट हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिक्रीज हो जाएगा। ये हमारे पास एफएम के छोटी छोटी सी कुछ बातें थी, ऐसे ही बस नॉर्मली। अभी जब चैप्टर चलेंगे तो हम इनकी इन डेप्थ जाएंगे और एक अलग लेवल पे हम लोग पहुंचने वाले हैं। आ जाइए जरा एक बार देखते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कशन किया है।
और इंट्रोडक्शन का काम हमारा खत्म हो जाएगा। बहुत बेसिक सी चीजें हमने सीखी आज। देखिए अब जरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। पहले हमने सिलेबस समझ लिया है, फिर हमने बुक समझ ली है पूरा। कल आपको 2 रजिस्टर लेके आने हैं, एक कंसेप्ट का और एक न्यूमेरिकल का। आज जो हमने बेसिक टर्म्स सीखी हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अब जरा डेफिनेशन पढ़िए, पूरी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी आपको। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू दैट मैनेजरियल एक्टिविटी, मैनेजमेंट का काम है, विच इज कंसर्न विद अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, फंड मंगवाने हैं, फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, कौन सी सोर्सेज हैं, इक्विटी, डेट और प्रीफरेंस, विद कंसिडरेशन ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड रिस्क, कॉस्ट कितनी लगेगी, कंट्रोल कितना, रिस्क कितना। अगर आपको कंट्रोल नहीं देना तो डिवेंचर और प्रीफरेंस इशू करो, अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो इक्विटी इशू करो, अगर आपको कॉस्ट कम चाहिए तो डिवेंचर इशू करो। तो आपको ये सोचना पड़ेगा किससे पैसा मंगवाना है। तो अरेंजमेंट ऑफ फंड्स करना है, कॉस्ट कंट्रोल और रिस्क को सोचकर, एंड एप्लीकेशन ऑफ दीज फंड्स, इनको अप्लाई करना है फिक्स्ड एसेट्स में, वर्किंग कैपिटल में, इन एन इफेक्टिव मैनर टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर अर्निंग एंड वेल्थ। कि हमारे दो ये ऑब्जेक्टिव है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बढ़ाना और इक्विटी अर्निंग प्राइस ऑफ अर्निंग पर शेयर बढ़ाना। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेस आ गया। एक जगह से पैसा आएगा, एक जगह पे लगाएंगे, जहां लगाएंगे वहां से आरओआई आएगी, जिनसे पैसा मंगवाया है उनके साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वॉल्व है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल और आरओआई का डिफरेंस इकोनॉमिक वैल्यू एडेड होता है। अगर आरओआई ज्यादा है तो आपके शेयर के प्राइस बढ़ेंगे, आप सुपर प्रॉफिट सिचुएशन में। अगर आरओआई और कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक बराबर है तो आप इक्वल प्रॉफिट सिचुएशन में, नॉर्मल ग्रोथ रहेगी, नॉर्मल बिजनेस है। ओके, और अगर आपकी आरओआई से कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई है, आरओआई कम है, प्रॉफिट कम है, तो आपकी कंपनी डूबने वाली है। ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो डिसीजन है वो फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड, 3 डिसीजन है। फाइनेंसिंग के अंदर कितना पैसा मंगवाना है और किस प्रोपोर्शन में मंगवाना है, इन्वेस्टमेंट के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट करना है और किस प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करना है, और डिविडेंड के अंदर कितना डिविडेंड देना है और उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा शेयर होल्डर के दिमाग पर और कंपनी के ऊपर। कॉस्ट, रिस्क और कंट्रोल, ये तीनों कंसिडरेशन हमारे पास आ गए हैं। ऑब्जेक्टिव प्राइमरी हमारे पास है लॉन्ग टर्म कंपनी की वेल्थ पे ध्यान देना, इसमें हम बैलेंसिंग करके चलते हैं, पंगे नहीं लेते। दूसरा है हमारा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव के अर्निंग को बढ़ाना है, और अर्निंग को बढ़ाने के लिए आप रिस्क भी ले सकते हैं। आज का हमारा इंट्रोडक्शन का काम खत्म। मुझे लगता है कि आप लोग को सारी चीजें पूरी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। एफएम पूरी तरीके से न्यूमेरिकल पेपर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्स्ट चैप्टर ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस से शुरू करेंगे। बहुत आसान चैप्टर जाने वाले हैं, आराम से कंसेप्ट को समझेंगे, आराम से न्यूमेरिकल को समझेंगे और मजे करने वाले हैं। माइंड में एक बात बिल्कुल ध्यान से रखिए, मैं जैसे बताऊं बिल्कुल वैसे ही चलते रहिएगा। आपको 70-80 मार्क्स के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा, आपकी पॉकेट के अंदर 70-80 मार्क्स डलवाना मेरा काम है। ये मेरी गारंटी है कि इतने नंबर आपके आएंगे, बस जैसे मैं बताऊं बिल्कुल वैसे ही चलते रहिएगा। और एफएम और इकोनॉमिक्स बहुत ही सिंपल और आसान पेपर है, तो हम लोग इसके अंदर बहुत मजे करने वाले हैं। बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें सीखेंगे कि कंपनी कैसे काम करती है, शेयर प्राइस कैसे बदलते हैं, बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं जो मार्केट के अंदर घूमती रहती हैं। तो कल मिलते हैं आपसे फर्स्ट लेक्चर में ईबीआईटी ईपीएस के। ओके जी, सभी को टाटा बाय बाय।